चले तो आज हम लोग एक महत्वपूर्ण पड़ाव पे हैं। हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी खत्म कर चुके हैं। झारखंड राज्य का फिजिकल ज्योग्राफी समझ रहे हैं। इसके ऊपर हम यहाँ की जलवायु को समझ रहे हैं। साथ में हम पर्यावरण परिस्थितिकी के एलिमेंट्स को निकाल चुके हैं। पिछले में हमारी चर्चा जो थी वो झारखंड के उद्योगों के ऊपर केंद्रित थी। आपके सिलेबस में एक 5 क्वेश्चन क्लियरली प्रिस्क्राइब करता है कि झारखंड के विभिन्न उद्योगों की स्थिति कहाँ पे बैठा हुआ है, उसका प्रोफाइल क्या है, कब से काम कर रहा है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। हम खनिज आधारित उद्योगों को देख चुके हैं, साथ में हम वन आधारित और कृषि आधारित उद्योगों को देख चुके हैं। आज से हम लोग थोड़ा, अब तक तो पहले ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स मिला के चल रहे थे, क्योंकि खनिज आधारित उद्योगों को खनिजों से अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जहां खनिज का पोजीशन होगा वहीं खनिज आधारित उद्योग होंगे, क्योंकि अधिकांशतः हम हमारे राज्य में किस तरीके के उद्योग को देख रहे हैं, वेट लूजिंग काइंड के उद्योगों को देख रहे हैं, जो कि अपने कच्चे माल के अगल बगल में ही हो सकते हैं, राइट। पिछले वाले तक हम एक रनडाउन उद्योगों को ऊपर से नीचे झारखंड में उद्योग कैसा काम कर रहे हैं, कहाँ पे काम कर रहे हैं, ये हम देख चुके हैं। आज हमारी चर्चा ज्यादा उसके नीतिगत पहलू पे है, ज्यादा हमारे सरकार के दृष्टिकोण से नीतियां क्या अपनाई जा रही हैं, सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, इसकी ओर बैठा हुआ है। आज हम लोग झारखंड राज्य के औद्योगिक नीतियों के ऊपर बैठे हुए हैं। ये सिलेबस में सेपरेटली हमारे पास 7 का सेपरेट सेक्शन पड़ा हुआ है। आगे बढ़ें और उद्योग नीतियों को हम देखें, उससे पहले आप में से कई लोगों के लिए नीतियां पर से नई चीज हो सकती हैं, तो थोड़ा ये नीतियां क्या हैं इनके बारे में हमारी बात हो जाए। देखिए, एक इंडिविजुअल व्यक्ति, एक हम अकेले इंसान हैं, तो हमको आज मन करेगा तो हम ऐसा कर देंगे, हमको कल मन करेगा तो हम वैसा कर देंगे। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम क्या देखते हैं कि जहां एक संस्थागत रूप होता है, जहां ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल होता है, और सरकारें भी एक और कुछ नहीं, एक संस्थागत एक ऑर्गेनाइजेशनल मॉडल है। ये जैसे मन वैसे नहीं काम कर सकती है। तो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ज्यादा बेहतर तरीका क्या होगा कि वो अपने क्या करने वाले हैं, उनका इंटेंशन क्या है, उनका नियत क्या है, वो पहले से क्लियरली डिफाइन कर ले कि ऐसी परिस्थिति होगी तो हम ये करेंगे, ऐसा होगा तो ये करेंगे। नीतियां हम इन सेट गाइडलाइंस को कहते हैं, इन इंटेंशंस को कहते हैं कि हम क्या करने वाले हैं ना। नीतियां को आप किससे कंफ्यूज ना हो। नीति कहने का मतलब ब्रॉडर आइडिया, नीति कहने का मतलब ब्रॉडर इंटेंशन है कि हम क्या करने वाले हैं। जैसे आपकी नीति हम कहें तो आपकी नीति है कि सिविल सर्विसेज परीक्षा आप निकालने वाले हैं। नीतियों में सिर्फ इंटेंट ही होता है, नीतियों में लक्ष्य ही होता है, नीतियों में क्रियान्वयन के चरण नहीं लिखे होते। नीतियां इनफैक्ट वो वैधानिक भी नहीं है। जहां हमारे पास क्रियान्वयन के चरण होंगे तो आपने योजना बना दिया, कुछ एक्ट ला दिया, तो हमारे पास राइट टू एजुकेशन एक्ट आ गया। तो एक्ट के अंदर में डिटेल प्रावधान है कि कैसे बच्चों का एडमिशन होगा, उसका फी कहाँ से आएगा, सरकार को कितना भार उठेगा, वो कितना भार उठेगा। वो क्रियान्वयन का चरण है। क्रियान्वयन यूजुअली आप जो है एक किसी वैधानिक ढांचे के अंदर करते हैं, जबकि नीतियां ज्यादा संकल्प की प्रवृत्ति की होती है कि मतलब सरकार ने घोषणा कर दिया कि हम ऐसा करेंगे। नीतियों के अंदर में ब्रॉडर आइडिया ही मिलेगा, विचार मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। नीतियों में क्रियान्वयन का स्पेसिफिक टॉपिक नहीं मिलेगा। दूसरी बात, क्रियान्वयन की चीजें जब आपने एक लॉ के अंदर में इम्बेड कर दिया है, तो अब आप उसके साथ बंधे हुए हैं। जबकि नीतियां सिर्फ घोषणा मात्र हैं, यानी कि नीतियों को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। ये उस तरीके के चीजें नहीं है ना। एक नीति का होना क्यों जरूरी है, सरकार क्यों ऐसा करे कि वो 5 साल के लिए एक नीति डिफाइन कर दे, 10 साल के लिए नीति डिफाइन कर दे, या 15 के लिए। क्योंकि सरकारें आती जाती हैं, तो हमारे पास एक लोकतंत्र के अंदर में ये मौजूदा सरकार है, ये निकल करके वो हो जाएगा। हम क्या चाहते हैं कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी रहे, एक संस्थागत स्मृति रहे, भले ही सरकारें आए या जाएं। नीतियां यूजुअली आप क्या देखेंगे कि वो ज्यादा ब्रॉडर टाइम स्पैन के होते हैं, जिसके अंदर में भले ही सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन जो काम करने का डायरेक्शन है वो नहीं बदलता है। पिछली सरकार भी उसी नीति के ऊपर काम कर रही है, अगली सरकार भी वो नीति के ऊपर काम कर रही है। नीतियां कुछ वैसी चीजें नहीं है जिनको आप रात दिन बदलना चाहेंगे, है ना। नीतियां थोड़ा दीर्घकालिक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का काम करती है।
भारत सरकार विदेशी राज्यों के साथ कैसा संबंध बनाएगा, उसके लिए हमारे पास विदेश नीति है। भारत व्यापार के लिए कैसा रणनीति अपनाएगा, उसके लिए व्यापार नीति है। यानी कि गवर्नमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली जो काम करते हैं वो एक नीति परिभाषित करके काम करते हैं कि हम ऐसा करेंगे और उस बात से हम डेविएट नहीं करेंगे, राइट ना। नीतियां तो होने के लिए हर डायरेक्शन की नीति होगी। सरकार का गरीबी उन्मूलन के लिए कुछ नीति होगा, उसने कुछ प्लान सोच के रखा होगा कि अगले 10 साल 15 साल में दीर्घकालिक हम क्या करने जा रहे हैं। सरकार का कला विकास के लिए कुछ नीति होगा, सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए कुछ नीति होगा। नीतियां तो भिन्न भिन्न अलग अलग डायमेंशन से हो सकती है, पर आज हमारी चर्चा एक विशेष औद्योगिक नीति के ऊपर है। औद्योगिक नीति कहने का आशय क्या है कि सरकार उद्योगों को लेकर के क्या नीति अपनाने वाला है, कि हम औद्योगिक विकास कैसे करने वाले हैं। और जब ये नीति का तत्व है, इसका मतलब आप ये मान के रख सकते हैं कि सरकारें भले आएंगी या जाएंगी, ये नीतियां जो है वो मोर और लेस फंडामेंटली स्टैंड करेंगे, एक संस्थागत इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का काम करेंगे। चलिए, बाकी तो नीतियां बात समझ में आती हैं, औद्योगिक नीतियां बाकी की नीतियों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ना। वैसे तो आप इंटरनेशनल पॉलिसी भी देखिए, भारत का विदेश नीति क्या है कि हम जो है पूरब के साथ अच्छा संबंध रखेंगे। एक हमारा इंडिया का हमारा फॉरेन रिलेशन का डॉक्ट्रिन है एक्ट ईस्ट, भारत पूरब की ओर देखेगा। नीति कहता है कि भारत के पश्चिम वाले इलाके में आग लगी हुई है तो भारत पूर्ववर्ती राज्यों के साथ ज्यादा बेहतर संबंध बनाएगा, ये एक नीति है। भारत की एक दूसरी विदेश नीति क्या है कि हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि हम पहले अपने पड़ोस वाले राज्यों के साथ ज्यादा बेहतर संबंध रखेंगे, दूर वालों पे हम बाद में फोकस करेंगे। सो ये डिफरेंट नीतियां हैं। एक नीतियां चूंकि सरकार ने घोषणा करके रखी है, वो लंबे समय पे हो रहा है, तो कई क्रियान्वयन एक ही नीति के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि आप जब मेक आउटसाइड इंडिया इकोनॉमिक्स में तैयार कर रहे थे, तो हम जो है लाओस, म्यांमार, वियतनाम में जो है सो फैक्ट्री बैठा रहे हैं और वहां से चाइना में हम मार्केट एक्सेस लेने का प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास। या फिर अगर आपको कल सुनने को मिलेगा कि म्यांमार के साथ जो है सो एक डील साइन किए हुए हैं, या आपको कल सुनने को मिलेगा कि लाओस के साथ एक ट्रांसपोर्ट का हुआ है, तो ये स्टेप्स भले कई हो रहे हैं, लेकिन हम सभी क्या कहेंगे कि ये एक बड़े दीर्घकालिक नीति का भाग है। नीति है कि हमारा पूरब वालों के साथ ठीक रखना है, स्पेसिफिक भले वैरी करे, है ना। तो नीतियां अलग चीज है, क्रियान्वयन अलग चीज है। यूजुअली नीतियां एक होती हैं और उस एक नीति के उद्देश्य के प्राप्ति के लिए आप क्रियान्वयन कई रूप में करते हैं, आप कई प्रयास करते हैं, जो कि असल में एक ही ब्रॉडर नीति को दिखा रहा होता है। नीतियों का महत्व तो समझ रहे हैं, नीतियां क्यों जरूरी है सरकार के लिए। अब विशेष करके औद्योगिक नीति के महत्व पे आते हैं। देखिए, आप भारत के इतिहास में देखेंगे तो उद्योग जो है वो हमेशा से मौजूदा सरकार की नीतियों से प्रभावित हुए। प्राचीन इतिहास में आप देखेंगे मौर्य काल के दौरान में आपको एक समृद्ध अर्थव्यवस्था नजर आनी है, आपको गुप्त काल के दौरान में नजर आनी है, आपको अकबर के शासन कुछ मुगल काल के दौरान में आपको नजर आएगी। इन सभी दौरान उद्योगों का विकास क्यों हो रहा है? क्योंकि सरकार ने उनके लिए फेवरेबल नीतियां रखी हैं। जहां कहीं सरकार की नीतियां उद्योगों के लिए विपरीत हो जाती हैं, तो वहीं आप उद्योगों का पतन देखेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन कराया। ये क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार की नीतियां दमनकारी थी। तो औद्योगिक विकास हमेशा से प्रत्यक्ष रूप से मौजूदा सरकार की नीतियों से प्रभावित होता है। मौजूदा सरकार अगर उदारवादी नीति अपनाएगा तो उद्योगों का ग्रो होगा, मौजूदा सरकार अगर दमनकारी नीति अपनाएगा तो उद्योगों का सप्रेशन होगा। यानी किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में अगर आप उद्योगों को बढ़ते देख रहे हैं तो उसके लिए पीछे भी सरकार की नीतियां जिम्मेवार हैं, और कहीं पे दमन कर होते हुए देख रहे हैं, अगर डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं, उसके लिए भी सरकार जिम्मेवार है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप औद्योगिक विकास को कोई एक ऑर्गेनिक प्रोसेस के रूप में नहीं देखिए। औद्योगिक विकास हमेशा नीतियों से प्रभावित होनी है। यानी कि अगर आपको झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास करना है तो आपको फेवरेबल नीतियां लेकर के आनी पड़ेंगी, तभी औद्योगिक विकास होगा। कहीं पे भी कुछ उद्योगों को अगर पनपने देना है तो सरकार बस उदारवादी नीति अपना ले, वो बोले कि नहीं भाई आपको इधर आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस आसानी से मिल जाएगा, इधर बहुत कागज पत्तर का झमेला नहीं होगा, आसानी से हो जाएगा। तो जहां सरकार अपनी नीतियों को लिबरलाइज करता है, वहीं आप रैपिड एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमने भारत का फार्मा सेक्टर इसका प्राइम उदाहरण होगा। फार्मा सेक्टर जो कि ग्लोबल सप्लाई चेन में इतना महत्वपूर्ण है,
है दक्षिण पूर्वी एशिया और अफ्रीका का सारा दवाई आपूर्ति भारतीय फार्मा सेक्टर के द्वारा हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सरकार ने इसको ग्रो कराने के लिए उदारवादी नीतियां अपनाई। ये बोले कि हम बाहर से आप रॉ मटेरियल मंगाइएगा तो उसमें थोड़ा सा हम आपकी मदद कर देंगे, थोड़ा टैक्स वैक्स में आपको हेल्प कर देंगे। सरकार जहां उद्योगों को लिबरल कर देगा, उद्योग ग्रो करने लगते हैं। लेकिन आप लोक प्रशासन के लोग हैं, आप कल के प्रशासक हैं, आप सिर्फ औद्योगिक विकास पे नहीं केंद्रित हैं, आपको उसका एक सामाजिक इक्विटी का एंगल भी देखना होगा। जैसे उदाहरण पे क्या हुआ कि हमारे पास बीच में खबर आई कि कई दवा मैन्युफैक्चरर जो है वो बहुत क्रिटिकल दवाएं, जैसे कि हार्ट में स्टेंट लगता है, ऐसी दवाएं जिनका कोई विकल्प नहीं है, एकदम रिजिडिटी ऑफ डिमांड है, वैसी दवाओं का उन लोग आंख बंद करके प्राइसिंग कर रहा है 2 लाख 5 लाख। अब जिसका जिंदगी उसके ऊपर निर्भर करता है वो तो पे करने के लिए होगा। ऐसे स्थिति में जब उद्योग बेकाबू होने लगे या लगे कि सामाजिक अब दिक्कत आ रहा है, तो उसके लिए फिर सरकार को ब्रेक मारना पड़ेगा। सरकार क्या करेगा? थोड़े से नीतियों को टाइट करेगा, बोलेगा नहीं प्राइस कंट्रोल लगा दीजिए, बोलेगा कि नहीं इतना फलाना डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। वैसे ही आप सप्रेशन देखेंगे। पूरे कहने की बात क्या हुई कि झारखंड का औद्योगिक विकास कुछ ऐसा चीज नहीं है जो अपने आप होगा, इसके लिए एक नीतिगत प्रयास करने की आवश्यकता है। हम सही नीतियों का इस्तेमाल करेंगे, औद्योगिक विकास होगा। संपदा तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम कितने समृद्ध हैं, और वहीं गलत नीतियों का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा उद्योग जो है वो दबेगा, है ना। सो औद्योगिक विकास डायरेक्टली सरकार की नीतियों द्वारा प्रभावित होता है। एक और बात पृष्ठभूमि में हो जाए, उसके बाद हम झारखंड राज्य की औद्योगिक नीतियों पे हम लोग चर्चा करेंगे कि राज्य ने किन किन औद्योगिक नीतियों को अपनाया, क्यों अपनाया, इसके दौरान में क्या क्या प्रभाव हुए और क्या किए जाने की जरूरत है। पर नीतियों के ऊपर एक बात और हमारे पास होती चले, वो ये है कि नीतियां, एक मिनट रुकिएगा, इधर चल रहा है ना, इधर चल रहा है, ठीक है। एक बात और होती चले, और वो क्या है कि औद्योगिक नीतियां और विदेश नीतियों, आप इंटरनेशनल रिलेशन अगर तैयार करके चले होंगे तो आप देखे होंगे कि हमारा जो नो फर्स्ट यूज का न्यूक्लियर पॉलिसी है वो इतना पुराना है जो कि इतने दशकों से भी नहीं बदला। कई नीतियां ऐसी होती हैं जो कि वाकई में कई दीर्घकालिक होती हैं। जैसे भारत का जो वसुधैव कुटुंबकम की इंटरनेशनल पॉलिसी है, ये हमेशा से रही है, डीपीएसपी में रहा है। वहीं ऑन द अदर हैंड औद्योगिक नीतियों को या फिर प्रौद्योगिक नीतियों को हम बहुत दीर्घकालिक नहीं बना सकते, क्योंकि औद्योगिक लैंडस्केप बहुत तेजी से बदलता है। आज से 2014 से पहले हम लोग मेक इन इंडिया का काम नहीं कर रहे थे, तो उस समय हम लोग अलग तरीके से सोच रहे थे। 2014 के बाद मेक इन इंडिया और हम इंडस्ट्रियल हब के ऊपर काम करना शुरू कर दिए, तो हमको कुछ बदलाव हुआ। और अगर औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र परिवर्तन हो रहा है तो हमको कुछ शॉर्ट टर्म में भी नीतियां बदलनी पड़ेगी। जैसे कि आईटी नीति वगैरह पे जब हम लोग नेशनल लेवल पे बात कर रहे थे तो ये बात हुआ कि हमको आईटी नीति 2000 बदलने की जरूरत है। जमाना 2000 पहले इंटरनेट दूसरा था, इंटरनेट के खतरे दूसरे थे। आज 2022 में खड़े होकर के हमारा इंटरनेट दूसरा हो गया है, खतरे दूसरे हो गए हैं, तो आपको नीति बदलने की आवश्यकता है। द पॉइंट इज कि जहां एक तरफ दूसरी नीतियां और नीतियों के ये इंटेंशन नहीं है कि वो दीर्घकालिक हो, औद्योगिक नीतियां आप बहुत दीर्घकालिक नहीं बनाना चाहेंगे। औद्योगिक नीतियां आप 4-5 साल के शॉर्ट टर्म के बनाना चाहेंगे, क्योंकि औद्योगिक लैंडस्केप बहुत तेजी से बदलता है। ये आज ऐसा है, कल कुछ और हो सकता है, और आप बदलते समय के साथ अपनी नीति नहीं बदलेंगे तो आप फिर जो फर्दर हमारे पास स्कोप है वो नहीं अचीव कर पाएंगे। औद्योगिक नीतियां आमतौर पे आपको शॉर्ट टर्म दिखेंगी एज कंपेयर टू इंटरनेशनल रिलेशन। आते हैं अब हमारे राज्य की ओर हमारा ध्यान हो। हमारे राज्य में हमने संपदा को देखा कि हम असल में भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक हैं। अगर आप प्रकृति के गिफ्ट को देखेंगे तो हम देखें कि हमारे पास उद्योगों का कुछ यूनिक पोजीशन है। हम ऐसी स्थिति में खड़े हैं कि कई उद्योग हमको छोड़ के और कहीं हो ही नहीं सकते हैं। हमारे पास कलकत्ता बंदरगाह से समीपता हो जाए, कोयला लोहा का इस इलाके में मिलना हो जाए, ये कई फैक्टर्स, ज्योग्राफी ने आपको एक यूनिक पोजीशन में झारखंड को ला करके खड़ा किया है जहां उद्योग आपके पास आएंगे। लेकिन एक नीतिगत चीजें कैसे परिवर्तन में डालती हैं उसका एक उदाहरण आपको देना चाहेंगे। झारखंड सरकार कुछ समय पहले जो है वो बात कर रहा था कि हम जो है सो निजी क्षेत्र में भी स्थानीयता की नीति लगाएंगे, यानी कि हमारे पास प्राइवेट सेक्टर वाले जो इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं, जो प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रहे हैं, उसमें भी हम बोलेंगे कि आपको लोकल लोगों को रोजगार देना है।
देखिए नीतिगत दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये क्या है, ये एक दमनकारी चरण है। कंट्री ये उदारीकरण का तो है नहीं स्टेप, उन कंपनियों को अपने मन से तो काम नहीं करने दे रहे हैं। इसका प्रभाव भी आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बाहर वाले कंपनियां ऑलरेडी आपके यहाँ नहीं आ रही हैं, बाकी के राज्य जो हैं वो रेड कारपेट बिछा के रखे हैं। गुजरात देखिए कि अभी हाल फिलहाल में बड़ा समिट ऑर्गेनाइज किया है, अच्छा खासा फॉरेन इन्वेस्टर को वो पकड़ा है। बंगाल आपका बगल में बड़े बड़े पार्टी को पकड़ रहा है, और आप यहाँ पे कड़ा कड़ा नियम अभी के समय बनाने लग जाइएगा कि कंपनी आइएगा तो ये नियम करना पड़ेगा, कंपनी आइएगा ये नियम करना पड़ेगा। तो ये नीतिगत दृष्टिकोण से वो चीजें हैं जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हेल्पफुल नहीं है। आप जिस रफ्तार से आप उद्योगों को बढ़ा सकते हैं और एटलीस्ट मौजूदा स्थिति में जो किए जाने की जरूरत है, वहाँ दमनकारी नीतियों का हमारे लिए बहुत फेवरेबल आउटकम नहीं होने वाला है, राइट। सो इन नीतियां अगर बढ़िया हो तो उद्योग जो है बहुत तेजी से बढ़ेंगे, नीतियां अगर खराब हो तो उद्योगों का दमन होगा, नीतियां सीधे उद्योग को प्रभावित करते हैं। आइए झारखंड राज्य की नीतियों पे चर्चा करते हैं कि इन्होंने क्या क्या नीतियां अपनाई, किस किस समय पे नीतियां अपनाई, उस समय के दौरान इन्होंने प्रयास क्या किए, वो प्रयास अच्छा निकला, बुरा निकला, या फिर हम आगे के लिए इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं। पहले हम झारखंड की औद्योगिक नीतियों को एक ब्रॉडर रोडमैप में आपको तोड़ देना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी नीति होगी वो औद्योगिक नीति होगी, वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, है ना। ये अम्ब्रेला नीति है। जब आप उद्योग कह रहे हैं मतलब आप सब कुछ कह रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग भी कह रहे हैं, आप जो है तो सर्विस भी कह रहे हैं। जब आप उद्योग कह रहे हैं तो आप कृषि आधारित भी बोल रहे हैं, वन आधारित भी बोल रहे हैं, आप सब कुछ बोल दे रहे हैं। तो जो सबसे बड़ी पॉलिसी है हमारी राज्य की वो औद्योगिक नीति है। उसके अलावा आप क्या देखेंगे कि टाइम टू टाइम आप क्या देखेंगे कि टाइम टू टाइम हमने क्या किया है कि इस बड़े औद्योगिक नीति के अंतर्गत उप नीतियां ले आई हैं जो कि विशेष क्षेत्र के ऊपर केंद्रित है। तो बड़ी नीति तो औद्योगिक नीति हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि कई उप नीतियां आई हैं। जैसे कि हम फिल्म उद्योग के लिए एक अलग नीति अपनाए, निर्यात के लिए अलग नीति अपनाए, इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, सोलर पार्क के लिए, फूड प्रोसेसिंग के लिए, स्टार्टअप, आईटी, बीपीओ, यानी कि ये कुछ उप नीतियां हमको दिखने जा रही हैं। और बड़ा नीति जो सबसे बड़ा ब्रॉडर इनकम पासिंग नीति होगा वो राज्य की औद्योगिक नीति होगी। पहले हम लोग औद्योगिक नीति पे चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग एक एक करके उप नीतियों पे हम लोग आएंगे। नीतियों पे चर्चा करते हुए हम लोग इकोनॉमी के इन सेक्टर्स के ऊपर भी विमर्श कर पाएंगे कि इस क्षेत्र के साथ चुनौतियां क्या है, इस क्षेत्र के साथ समस्याएं क्या है, मौजूदा प्रदर्शन क्या है, और आप आगे के लिए इनको क्या मार्ग बता सकते हैं कि इस रास्ते में आपको क्या और बेहतर कर सकते हैं, राइट। फिर भी एक बार आगे स्पेसिफिक्स में उतरने से पहले हम फिर आपको ये पॉइंटर दे देना चाहेंगे कि नीतियों में हमको क्या मिलेगा। नीतियों में हमको भेद आइडिया मिलेगा, विचार मिलेंगे, नियत मिलेगा, इंटेंशन मिलेगा, लक्ष्य मिलेगा, हम क्या करने का उद्देश्य रखते हैं ये मिलेगा, कैसे करने वाले हैं ये नहीं मिलेगा। हालांकि क्रियान्वयन हम लोग जोड़ करके देखेंगे कि जब सरकार ने ये नीतियां अपनाई तो उस दौरान क्रियान्वयन उन्होंने क्या क्या किया, उन्होंने एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या किया। पहले आते हैं झारखंड की सबसे बड़ी औद्योगिक नीति के ऊपर। वो है झारखंड की औद्योगिक नीति। पृथक राज्य बने 2000 में, उसके बाद से हम शुरुआत से ही जानते थे और पिछले सेक्शंस में आप समझ रहे हैं कि झारखंड राज्य ना तो एक कृषि राज्य हो सकता है, ना इसको होने की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। झारखंड राज्य एक औद्योगिक राज्य ही हो सकता है। हमको पंजाब से ज्यादा खुद को महाराष्ट्र की तरह देखने की जरूरत है ना। तो औद्योगिक नीति जरूरी है। सबसे पहली औद्योगिक नीति वर्ष 2001 में ही आ जाएगी। अगस्त 2001, नोटिफिकेशन इसका मार्च 2001 में हुआ है। पीटी के हिसाब से ये डेटा जो है वो आप कैरी करते चलिएगा। इस नीति में उद्देश्य क्या रखे गए थे, और नीतियों के अंदर में हमको सिर्फ उद्देश्य ही मिलेंगे और लक्ष्य ही मिलेंगे। नीतियों के अंदर उद्देश्य क्या था, हम पहला काम क्या करेंगे, हमारे राज्य में अधोसंरचना विकास करेंगे। इंडस्ट्रीज के लिए अधोसंरचना का होना जरूरी है। खास करके आप इस तरीके के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अगर आप बैठाना चाह रहे हैं तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का चैनल है कि नहीं, आपके पास रोड रेलवे है कि नहीं, कोल्ड चेन है कि नहीं, ये मायने रखेगा। दूसरा चीज, औद्योगिक विकास के द्वारा हम बेरोजगारी को घटाने का प्रयास करेंगे। हम निवेश प्रोत्साहन करेंगे। हम चाहेंगे कि विदेशी या फिर हमारे देश के ही दूसरे इलाके से लोग हमारे क्षेत्र के उद्योगों में पैसा इन्वेस्ट करें।
और क्या हम चाहेंगे, हम निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना चाहेंगे। और ये तो इंडियन इकोनॉमी में 90 से पहले की अर्थव्यवस्था और 90 के बाद की अर्थव्यवस्था देखें तो उसमें अंतर तो निजी क्षेत्र का ही रहा। आज जो अर्थव्यवस्था हम ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर जा रहे हैं, उसके पीछे निजी क्षेत्र का ही योगदान है। राज्य में भी अगर आप औद्योगिक विकास चाहते हैं तो बिना निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिए आप सिर्फ लोक क्षेत्र के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे राज्य में एक असमान विकास का भी पैटर्न देखने को मिलता है, जहां कुछ क्षेत्र औद्योगिक दृष्टिकोण से ज्यादा विकसित हैं, कुछ क्षेत्र जो है वो औद्योगिक दृष्टिकोण से कम विकसित हैं। इस नीति के अंदर में हम एक समेकित विकास का भी लक्ष्य रखेंगे, एक बैलेंस डेवलपमेंट का भी लक्ष्य रखेंगे, ताकि राज्य के सभी क्षेत्र जो है वो समान रूप से विकसित किए जा सके। अगला चीज, हम सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे। सूक्ष्म और कुटीर उद्योगों पे हमेशा हमारा ध्यान रहेगा। क्यों? क्योंकि पहली बात, ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कंपोनेंट है। आप जब सूक्ष्म उद्योग को और कुटीर उद्योग को जब आप सशक्त कर रहे हैं तो असल में आप रूरल इकोनॉमी को सशक्त कर रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण का तत्व भी इसके अंदर में मौजूद है, क्योंकि ग्रामीण उद्योगों में महिलाओं का रोजगार ज्यादा होता है। सो ये वाला तत्व भी था। अगली चीज, हम अनुसंधान, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा अपनी उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। हमारे उद्योग अभी जितना काम कर रहे हैं, हस्तकरघा का काम कर रहे हैं, उसके बजाय अगर मशीन बेस्ड लेकर के आ जाएंगे, नए टेक्नोलॉजी आ जाएंगे, तो हमारा औद्योगिक उत्पादन हम बढ़ाया जा सकता है। ये पहली नीति हम जब नया राज्य बने थे उसी समय लेके आए थे। हमने लक्ष्य रखा। इस नीति के अंतर्गत सरकार ने नीति तो बना दिया, अब इस नीति के अंतर्गत कार्य क्या किए गए, एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या हुआ। देखिए, इस नीति के अंतर्गत झारखंड की वो आरंभिक संस्थाएं इस्टेब्लिश हुई जो कि पिछले हम लोग उद्योगों के दौरान देख रहे थे। जैसे कि हमारे पास अलग अलग औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की स्थापना हुई, जो रियाडा, बियाडा, ये जो हम झारखंड को औद्योगिक बेल्ट्स में तोड़ करके उनके जो प्राधिकरण को देख रहे थे, ये प्राधिकरण कब स्थापित हुए थे? झारखंड राज्य के प्रथम औद्योगिक नीति के काल में। उस समय 2001 की नीति चल रही थी। और हमने क्या काम किया? ये जो झारक्राफ्ट पिछले हम लोग वन आधारित और कृषि आधारित उद्योग में देख रहे थे कि हमारे राज्य में तसर विकास के लिए झारक्राफ्ट काम करता है, ये झारक्राफ्ट संस्था की स्थापना भी इसी नीति के अंतर्गत हुई थी। अब देखिए, इस क्रियान्वयन को देखिए और देखिए कि कैसे वो नीति का तत्व है। सरकार ने किया क्या? उसने हस्तशिल्प विकास के लिए एक संस्था का गठन किया। ये जो कार्य हुआ, ये किस नीति के उद्देश्य से हुआ? क्योंकि नीति में हमने रखा था कि सूक्ष्म एवं कुटीर उद्योग का बढ़ावा का काम करेंगे। तो आप जब झारक्राफ्ट की स्थापना कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि असल में ये आपने उस नीति का क्रियान्वयन का काम किया है, जहां आपने लक्ष्य रखा था कि हम सूक्ष्म और कुटीर उद्योग के बढ़ावा के लिए काम करेंगे, है ना। जिडको, झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया, ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, औद्योगिक अधोसंरचना के लिए जो हमको संस्था मिली थी पिछले सेक्शन में, वो भी इसी काल में स्टैब्लिश हुई। राज्य में खादी बोर्डों की स्थापना नीति के अंदर में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने का तत्व था। आपने ये काम किया तो और कुछ नहीं, इसी नीति को क्रियान्वित करने का काम किया। हालांकि ये पहली नीति थी। पहली नीति के अंदर आप नोटिसेबली कुछ चीज गौर कर पा रहे हैं जो कि अभी के समय हम मानते हैं वो चीजें आपको नीति में नहीं दिख रही हैं। जैसे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ऐसा कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। मेक इन इंडिया वाला, थ्रस्ट एरिया वाला कंपोनेंट आपको यहाँ नहीं दिख रहा है कि आप कुछ क्षेत्र पे विशेष ध्यान देंगे, कुछ पे नहीं देंगे। ये आरंभिक नीति है। पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था 2001 में जैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली झारखंड ने बनाया है। झारखंड की औद्योगिक नीतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के परिस्थिति के आधार पर बदली है। तो हम जब जब नीतियों का परिवर्तन देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि इस समय इंडियन इकोनॉमी में कुछ बड़ा मेजर चेंज हो रहा है और हमने राज्य की नीतियां उस बड़े प्लान के अंतर्गत अपने आप को रीअलाइन करने के लिए लाई है। आगे बढ़ते हैं। ये लगभग 10-11 साल ये नीति चलाए और 2012 में हमको लगा कि नहीं, हमको औद्योगिक नीति में कुछ परिवर्तन करने की जरूरत है। गौर कीजिएगा 2012 में हमने किन किन चीजों पे परिवर्तन किया। पहला चीज, 2012 की नीतियों में हम ये निवेश प्रोत्साहन का तत्व था, यानी कि सरकार क्या प्रयास करेगा कि दूसरे सेक्टर झारखंड में इन्वेस्ट करें। कोई नई बात नहीं है, 2001 की नीति में भी ये तत्व मौजूद था। उसके बाद झारखंड राज्य के खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन का उचित दोहन, यानी कि हम जितना एक्सप्लॉयटेशन कर पा रहे हैं उसको ज्यादा इफिशिएंट करें। सीबीएम वगैरह के मुद्दे में आपने देखा था कि कोल की नीति और सीबीएम की नीति अलग होने के कारण क्या है कि सीबीएम कोल के ऊपर ही मिल रहा है, लेकिन किसी को कोल का लाइसेंस दिए, सीबीएम का लाइसेंस नहीं दिए तो उसको सीबीएम हवा में छोड़ना पड़ जा रहा है ना। तो इस दौरान हम संसाधनों की दक्षता पर ध्यान दिए। ये 2012 की नीति में नया चीज आ रहा है।
अगला चीज, विनिर्माण क्षेत्र को और खास करके प्रसंस्करण उद्योग को हम बढ़ावा देंगे। यहां से आप क्या देख रहे हैं कि अब हम टारगेट स्पेसिफिक चालू किए हुए हैं। विनिर्माण उद्योग क्यों? क्योंकि ये तो उस समय 2014 से पहले 2012 का सीन है। 2014 से इंडिया ही पूरे इंडियन लेवल पे हमारा जो है वो कहानी बदल जाने वाला है। हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं जी, गलती हुआ, कृषि अर्थव्यवस्था से हम जहां औद्योगिक अर्थव्यवस्था बनते, उसके बाद हम सेवा अर्थव्यवस्था बनते, हम जो डायरेक्ट कृषि अर्थव्यवस्था से सेवा अर्थव्यवस्था बन गए हैं, इसमें हमने पीछे एक औद्योगिक आधार कमजोर छोड़ दिया है, जो कि पीछे जाकर के ठीक करने की जरूरत है। मेक इन इंडिया के रूप में आपने भारतीय रूप में ये प्रयास किया, कुछ वैसा ही प्रयास हम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हमने टारगेट किया और प्रसंस्करण क्षेत्र को, प्रसंस्करण के ऊपर हमारा आगे भी डिस्कशन आने वाला है। खाद्य प्रसंस्करण कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे खेत में अगर टमाटर हुआ तो उसका सेल्फ लाइफ कम है, वो जो है 5 दिन 10 दिन रहेगा, खराब हो जाएगा। प्रसंस्करण वो कहते हैं कि इसका आप सेल्फ लाइफ बढ़ा देते, तो टमाटर को लेके आपने केचप बना दिया, जैम जेली बना दिया, मछली को फ्राई कर दिया या फिर ड्राई कर दिया, आपने केले के चिप्स बना दिए, ये सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं। दोनों ही क्षेत्र पे इस समय हम क्यों ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि दोनों क्षेत्र वैसे हैं जो कि ए हमारी क्षमता को सूचित करते हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग में टॉप कर सकते हैं, और बी ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि रोजगार की संभावनाएं बड़ी हैं, और हम वैसे क्षेत्रों को विशेष रूप से सरकार केंद्रित करता है जो ज्यादा रोजगार पैदा करेगा या ग्रामीण स्तर पर रोजगार पैदा करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव बड़ा है। अगला हमने क्या प्रयास रखा? ये एमएसएमई का विकास, जो हमारे पास सूक्ष्म लघु उद्योग जो हुए, ये जो श्रेणी हुआ, इसको हम कोलैबोरेट करेंगे और कोलैबोरेशन के द्वारा सहयोग से बढ़ाएंगे। उसके बाद प्रदूषण मुक्त उद्योगों का के ऊपर हम केंद्रित होंगे। प्रदूषण की नई बात 12 की नीति में हम लेकर के आ जाते हैं। हस्तशिल्प को बढ़ावा, ये 12 में हम देख रहे हैं कि हम कुछ कुछ सेक्टर को टारगेट करना चालू कर दिए, हस्तशिल्प को चालू किए। टारगेट सेक्टर में कॉमन पैटर्न आप क्या पाएंगे? या तो वो बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने वाले क्षेत्र हैं, वो एक निर्यात क्षमता वाले क्षेत्र हैं, या बड़े सामाजिक आधार को प्रभावित करते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सरकार नीतिगत रूप से उन्हीं क्षेत्रों को चुनेगा जिनका प्रभाव बड़ा होगा, जिनमें बड़ा होगा। वहीं वैसे सेक्टर्स जो कि छोटे हैं, जिनका इम्पैक्ट कम है, उनको हम अभी नहीं करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय का तत्व भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि इस नीति के अंदर था कि एससी एसटी या ओबीसी के द्वारा जो है जो हमारे पास वन उत्पाद के हॉर्टिकल्चर बागानी के काम किए जा रहे हैं या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कर रहा है, उनको सरकार हेल्प करेगा आधुनिकीकरण करने में। और चूंकि ये सामाजिक क्षेत्र है, एससी एसटी के संस्थाओं को अगर आप सशक्त करेंगे तो उनके लिए लाभ होगा। अगला चीज, आप जो है सो क्षेत्रीय जो हमारी असमानता है, इसको कम करने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए आप इंडस्ट्रियल पार्क और क्लस्टर अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे। पिछले क्लास में भी हमारा ये औद्योगिक विकास के ऊपर चर्चा हो चुका है। आप औद्योगिक विकास कैसे करते हैं? क्लस्टर में या पट्टियों में। कुछ ऐसे उद्योग हैं जिनमें सप्लाई लाइन का होना ज्यादा जरूरी है, तो उनको आप सीधी पट्टियों में विकसित करते हैं, क्योंकि एक सप्लाई लाइन बैठाइएगा तो आप कई उद्योगों को आपूर्ति मार्ग दे पाइएगा। और क्लस्टर कहने का मतलब हुआ कि एक गोल इलाके में एक इलाका डिमार्केट कर दिए, संबंधित उद्योग एक जगह, ये ज्यादा बेहतर विकास का तरीका है। ये अगला हमारे पास इस नीति के अंदर में क्या था कि हम विशेष करके कुछ शैक्षणिक संस्थानों पे फोकस करेंगे, जो कि मेडिसिन में हो, मैनेजमेंट में हो या इंजीनियरिंग में हो। आप ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके पास अच्छे इंजीनियर्स, अच्छे एमबीए वाले अगर पैदा होंगे, तो ये भी औद्योगिक विकास का ही तत्व है। अगला चीज, हम पारदर्शिता लेके आएंगे और हम एसेसिबिलिटी लेके आएंगे, ताकि औद्योगिक विकास हो, करप्शन कम हो, जो भी सरकार निर्णय ले रही हो वो सारे हितधारकों के सामने खुला हो, वो उसको देख सके, समझ सके, ये जरूरी है। उसके बाद औद्योगिक विकास तब तक संभव नहीं होगा जब तक आप स्किल के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, कौशल विकास के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। फैक्ट्रियां तो बैठा देंगे, लेकिन आपको काम करने के लिए कौशल वाले मजदूर चाहिए। भारतीय लेवल पे आपने क्या देखा? मेक इन इंडिया तब तक काम नहीं करेगा जब तक स्किल इंडिया नहीं मौजूद है। हम जब तक स्किलिंग वाला चीज ठीक नहीं करेंगे, तब तक हम इंडस्ट्री वाला चीज ठीक नहीं कर पाएंगे।
सो हम क्या पाते हैं कि ये जो हमारे पास 12 की नीति आएगी, ये 2001 की सरल नीति से ज्यादा कंपोनेंट रख रहा है। इसमें सामाजिक न्याय का भी कंपोनेंट है, इसमें पर्यावरण संरक्षण का भी कंपोनेंट है, इसमें सेक्टर टारगेटिंग का भी कंपोनेंट है, इसमें काफी कुछ बढ़ गया। इस दौरान हमने क्रियान्वयन क्या क्या किया, इस नीति के दौरान हमने क्या क्या किया, देखिए हमने सिंगल विंडो सिस्टम और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लागू कर दिया। सिंगल विंडो सिस्टम कहने का मतलब क्या है, व्यापार को आसान करने का तरीका है। एक जगह से, एक विभाग से आपको 5-6 मंजूरी लेनी है तो हर किसी के पास, शर्मा जी गुप्ता जी के पास गोल गोल घूमने के बजाय कोई एकल खिड़की पे जाकर के दे दीजिए, अंदर में सारा काम हो जाएगा। ये असल में काम को आसान बनाता है, लाल फीताशाही कम करेगा, रेड टेपिज्म कम होगा, औद्योगिक विकास के लिए ये उदारवादी काम है। दूसरा चीज, हमने लैंड बैंक्स की स्थापना की। आगे हम लोग देखेंगे औद्योगिक विकास के लिए जो सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है वो है भूमि अधिग्रहण। आप बाहर वाले कंपनियों को झारखंड में बुलाने वाले हैं कि आइए हमारे यहाँ फैक्ट्री सेटअप कर दीजिए, लेकिन झारखंड राज्य भूमि के दृष्टिकोण से एक संवेदनशील राज्य भी है। हमारे पास आदिवासी भूमि एलियनेशन की समस्या है, जो कि उग्रवाद की समस्या के साथ, वामपंथ उग्रवाद की समस्या के साथ जुड़ता है। शोषण का, सामाजिक न्याय का भी कंपोनेंट है। आपके पास सीएनटी, एसपीटी जैसे कड़े भूमि कानून हैं जो कि राज्य को औद्योगिक दृष्टिकोण से बहुत सुलभ नहीं बनाते हैं। यानी कि बाहर की कंपनी आकर के अगर आपके यहाँ बैठना चाहेंगे तो आपका सामाजिक न्याय का ढांचा इतना मजबूत खड़ा पड़ा हुआ है कि कंपनियों के लिए वो आसान नहीं होने वाला है। फिर भी हमको औद्योगिक विकास करना है और बिना जमीन के कंपनियां नहीं बैठ पाएंगी, तो सरकार क्या अप्रोच रखेगा, हम कुछ सरकारी भूमि ले लेते हैं और उसको, उस भूमि से हम एक बैंक बना देंगे, लैंड बैंक उसको कहेंगे। आप उद्योग हैं, हमारे राज्य में बैठना चाहते हैं, आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं, कोई बात नहीं, आपको हम अपने बैंक में से लीज पे कुछ जमीन दे देंगे। यानी कि यहाँ पे ओनरशिप का ट्रांसफर भी नहीं हुआ, इक्विटी भी संरक्षित रहा और बाकी की चीजें भी रहेंगी, उद्योगों का विकास भी होगा। ये आगे अभी के समय में ये एक बड़ी योजना है। आगे हम लोग देखेंगे लैंड बैंक के लिए एक अलग स्कीम चला के रखे हैं। रियाडा बियाडा जितने हैं उन सब के पास हम लैंड का एक एक टुकड़ा दे करके रखे हुए हैं, अपने इलाके में उद्योग बैठाना हो तो वो आवंटित करते हैं। पहली बार हमको 2012 की नीति में ये बात नजर आई। उसके बाद लैंड बैंक बनाने के लिए आपको जमीन खरीदना भी होगा। जमीन खरीदना जो है वो सरकार का एकमात्र अधिकार माना जाता है, सरकार जमीन हमेशा ले सकता है। इसके लिए सरकार 1000 एकड़ की जमीन लेगा और ये अलग अलग रियाडा बियाडा जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट है उनको देगा। और इसमें सामाजिक न्याय का तत्व ये मौजूद है कि जितने भी लैंड दिए जाएंगे उनमें से 40% एमएसएमई वाले हमारे पास छोटे वाले इकाइयों को दिए जाएंगे, है ना। आगे हम लोग इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये नीति क्या है। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक इलाके में अगर विस्थापन हो रहा है, एक इलाके में कहीं पे जमीन का अधिग्रहण हुआ तो उस इलाके में विस्थापन होगा। विस्थापन सिर्फ भूमि वाले लोगों का नहीं होगा, सिर्फ लैंड ओनर्स का नहीं होगा, उस इलाके में जो मजदूर काम कर रहा है, उस इलाके में जो भिखारी है, उस इलाके में जो रिक्शा चला रहा है, सब कोई प्रभावित होता है। हम अगर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना चाहते हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जहां सरकार ने किसी की जमीन ली है और वो प्रभावित हुआ है तो उसको फिर से कैसे एस्टैब्लिश करें। और रिहैबिलिटेशन, पुनर्स्थापना का मतलब सिर्फ एक जमीन से उठा के दूसरे जमीन पर ले जाना नहीं है। उसकी आर्थिक चीजें क्या बदली, उसकी सामाजिक चीजें क्या बदली, उसकी धार्मिक चीजें। उसके बाद हमने क्या किया कि अब हम ज्यादा क्लस्टर अप्रोच को अपनाने लगे, है ना। हम अब पूरे राज्य को 8 मिनरल क्षेत्र में डिवाइड करते हैं कि इस इलाके में ये मिनरल है और उस इलाके में उस मिनरल आधारित उद्योग को हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। इलाके कौन कौन डिवाइड किए, पहला तो हमारा पढ़वा, ये पलामू गढ़वा वाला इलाका। इधर आपके पास लौह अयस्क का मामला है, डोलोमाइट है, ग्रेफाइट है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में आप समझ रहे हैं। यानी इस इलाके में आप औद्योगिक विकास इन खनिजों के ऊपर रखेंगे। दूसरा लोहरदगा लातेहार औद्योगिक क्षेत्र बनाया, उसके अंदर में एल्यूमिनियम उद्योग, ऊर्जा उद्योग, इन सभी के ऊपर हम केंद्रित करेंगे। अगला कोडरमा हजारीबाग इंडस्ट्रियल एरिया बनाया। कोडरमा वाला इलाका आप समझ रहे हैं, माइका के लिए बैठा हुआ है, प्लस ऊर्जा, ग्लास, सीमेंट। ऊपर में हमारे पास गैर धात्विक खनिज झारखंड में ऊपर में ज्यादा मिलेंगे, धात्विक नीचे मिलेंगे, आप पैटर्न समझ रहे हैं ना। रांची इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंदर में एमएसएमई को टारगेट करेंगे, आईटी इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, खाद्य प्रसंस्करण इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे।
धनबाद बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया, इसके अंदर में कोयला उद्योग को टारगेट करेंगे, लौह उद्योग को टारगेट करेंगे, ऊर्जा को टारगेट करेंगे। फिर सिंहभूम इंडस्ट्रियल एरिया, जो कि असल में जमशेदपुर आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे आप पहले से समझ रहे हैं कि वो केंद्र है लोहा का, सीमेंट का, यूरेनियम उद्योग को भी इसी इलाके में टारगेट करेंगे। कॉपर, गोल्ड, वन उत्पाद, खाद्य प्रसंस्करण, सिल्क। घाटशिला औद्योगिक इलाके में, वो तो कॉपर का इलाका है ना, इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स वहीं पे बैठा हुआ है। यहाँ पे आप कॉपर उद्योग और वन उद्योग को केंद्रित करेंगे। उसके बाद देवघर, जसीडीह, संथाल परगना एक औद्योगिक इलाका हमने डिफाइन कर दिया। वहाँ तेल शोधन, कांच, औषधि, ऊर्जा, वन उत्पाद, कपड़े, वस्त्र परिधान, इन उद्योगों को करेंगे। आप क्या देख रहे हैं, जो डिफ्रेंसिएशन आपने पॉलिसी में देखा कि अब हम क्षेत्रवार टारगेट करना चालू किए, और मैंडेट की 2012 में से ही हम चालू करते हैं। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हम ज्यादा एरिया वाइज भी एक क्लस्टर अप्रोच भी हमारा 2022 में से निकल के आ रहा है कि इस इलाके को क्लस्टर बना रहे हैं और उस उद्योग पे हम फोकस कर रहे हैं। इसी दौरान एक और प्रयास आपको देखने को मिलेगा, हालांकि बहुत सफल प्रयास नहीं रहा, वो निवेश आकर्षण के लिए था। सरकार ने मीट ऑर्गेनाइज किया। समिट और मीट्स क्या होते हैं, राज्य सरकारें विदेशी निवेशकों को अपने यहाँ आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े जो है सो मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। अभी हाल फिलहाल में गुजरात के अंदर हुआ है। यहाँ पे बाहर निवेशकों को बुलाएंगे, चाय नाश्ता समोसा चलेगा, उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप हमारे राज्य में पैसा डालिए, आप यहाँ कुछ इकाइयाँ खोले। हमने झारखंड राज्य में देखें कि कंसीडरिंग कि हमारे लिए औद्योगिक विकास कितना महत्वपूर्ण है, हमने ये मीट्स वगैरह जो बाकी राज्यों को सफलतापूर्वक करते देख रहे हैं, हम उतना बढ़िया नहीं कर पाए हैं। हम उस लेवल पे अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं। हालांकि आगे कुछ संस्थाएं हैं, दिल्ली में भी झारखंड हाउस में हमने एक बना के रखा है कि कोई आएगा तो बोल दीजिएगा कि जाइए झारखंड जाकर के पैसा डालिए। लेकिन फिर भी हमने गुजरात को देखिए, पश्चिम बंगाल को देखिए, तो निवेश आकर्षण के लिए जितना बेहतर प्रयत्न उन्होंने किया है, हमने नहीं किया है। यहाँ पे आपको एक प्रयत्न देखने को मिल रहा है, वो है मोमेंटम झारखंड। इसका सिंबल उड़ता हाथी इन्होंने बनाया था, एक बड़ा करके बाहर वालों को बुलाए। हालांकि बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा, बाहर वाले आए भी, वो बहुत रुचि नहीं दिखाए, जितना ये निवेश चाहते थे वो नहीं हुआ। और इनफैक्ट मोमेंटम झारखंड से अभी तक के बीच में छोटे मोटे मीट्स हुए हैं, लेकिन गुजरात और इनके उदाहरण को देखें, वो जिस लेवल के मीट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, आप नहीं कर रहे हैं, आप करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मोमेंटम झारखंड का प्रयास भी इसी नीति काल में हुआ। अगली नीति जो आती है वो मेक इन इंडिया की राष्ट्रीय नीति के बाद आ रहा है, यानी कि अब इस नीति में आपको वो सभी तत्व देखने को मिलेंगे जो कि मेक इन इंडिया के लिए सेंट्रल लेवल पे हो रहा है। आप मेक इन इंडिया की नीति को समझ रहे हैं तो सारी नीतियों को आप झारखंड में लगा दीजिए। हम यहाँ पे आप एक चीज और गौर कीजिए कि जहां 2001 के बाद हम 2012 में नीति बदले थे, यानी 10 साल तक हमने एक नीति चलाया था, वहीं 12 से तुरंत भर में हम 16 में नीति बदल रहे हैं, 4 साल नीति बदल रहे हैं। औद्योगिक नीतियों के लिए अल्पकालिक होना कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि उद्योग जो है वो वोलेटाइल है। लेकिन फिर भी ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बदलाव के साथ जुड़ा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इन इंडिया और इंडस्ट्रियल बेस की नीति अपनाएगा, और राज्य सरकार अपनी नीति क्यों बदलती है, अपने राज्य को इस सेंट्रल नीति के अनुकूल बनाने के लिए, कि अगर पूरे इंडिया में मेक इन इंडिया का पुश चल रहा है तो हमारा राज्य उसके बैकग्राउंड में कैसा खड़ा है और वो हमारे राज्य को कैसे लाभान्वित कर सकता है। आइए देखते हैं और पहचानने का कोशिश कीजिए कि ये मेक इन इंडिया का कौन कौन सा तत्व है। पहला चीज, अधोसंरचना पे विकास का ध्यान देंगे। नई अधोसंरचना विकसित तो करेंगे ही करेंगे, जो पुरानी अधोसंरचना है उसमें हम आधुनिकीकरण भी लेकर के आएंगे, मॉडर्नाइजेशन भी लेकर के आएंगे। अगला, विनिर्माण पर विशेष ध्यान, ये मेक इन इंडिया का कंपोनेंट। हमारे रुग्ण पड़े जो लोक क्षेत्र की इकाइयां हैं उनको हम फिर से ठीक करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नवोन्मेष पर ध्यान। नवोन्मेष का आइडिया इंडिया में कब से आ रहा है? मेक इन इंडिया के बाद से आ रहा है। और जस्ट टू बी क्लियर कि हम सभी समझते हैं कि नवोन्मेष मतलब इनोवेशन कहने का मतलब क्या होता है
इनोवेशन असल में स्टार्टअप कल्चर का टर्म है। स्टार्टअप कल्चर, हम उस कल्चर को कह रहे हैं जहां कुछ ऐसी कंपनियां आने का प्रयास कर रही हैं जो ग्राउंड ब्रेक करने का उद्देश्य रखते हैं। एक स्टार्टअप आरंभिक चरणों में देखने में एक स्मॉल इंडस्ट्री की तरह दिखता है। आप हमको देखें या किसी स्टार्टअप को देखें तो मे बी एक स्टार्टअप का फाइनेंस जो है वो हमारे संस्था के फाइनेंस से भी खराब चल रहा हो। एक स्टार्टअप आरंभिक स्थिति में बैड स्थिति में होते हैं, उनका खर्च ज्यादा होता है, उनके पास रेवेन्यू नहीं। लेकिन एक स्टार्टअप स्मॉल इंडस्ट्री से अलग क्यों है? क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री का आकार बदलने वाला नहीं है, वो पारंपरिक इंडस्ट्री है, वो हमेशा वैसे रहेंगे। स्टार्टअप गैर पारंपरिक इंडस्ट्रीज हैं जो शुरू तो छोटे हुए हैं लेकिन उनका उद्देश्य है पूरे सेक्टर को डोमिनेट कर जाना। तो ये अगर सफल हुए तो ये पूरे बाजार को बदल देंगे और इनसे बड़ा कोई नहीं होने वाला है। इस तरीके का क्रांतिकारी प्रयास, इस तरीके का रेवोल्यूशनरी प्रयास एक उद्यमता का तत्व रखेगा, एक नवोन्मेष का तत्व रखेगा। इनोवेशन या नवोन्मेष उस विचार को कहते हैं जहां लोगों को हम गैर पारंपरिक सोचने के लिए बोलते हैं। हम लोगों को बोलते हैं कि आप ट्रेडिशनल मत सोचिए, आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करें। आपको लगता है कि आप जो है सो बिना बिजली से चलने वाला फ्रीजर बना सकते हैं, आप उसके ऊपर काम करेंगे। आपको लगता है कि आप एक जो है सो स्मार्ट होम बना सकते हैं, आप उसके ऊपर काम करेंगे। फंडामेंटली स्टार्टअप जो है वो क्रांतिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और ये क्रांति तब तक नहीं आएगी जब तक एक आउट ऑफ द बॉक्स एक अनसेफ थिंकिंग नहीं है। इनोवेशन में सफलता का दर कम होता है। अगर आप स्टार्टअप्स बैठाने जाएंगे तो 100 स्टार्टअप्स आपने बैठाए, 80% 70% स्टार्टअप्स नहीं टिकने वाले हैं। क्योंकि आप लोगों को क्या बोल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप ऐसे एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप वैसे एक्सपेरिमेंट कीजिए। अधिकांश एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होंगे, लेकिन जो एक्सपेरिमेंट सफल होंगे वो यूनिकॉर्न्स बना देंगे। देखिए, एक बंदे ने बैठ करके सोचा कि भाई फूड डिलीवरी घर पे किया जा सकता है। तो वो जो एक ट्रेडिशनल बाजार था कि लोग जो है सो खाना खाने रेस्टोरेंट में जाते थे, एक स्टार्टअप आया जो कि फंडामेंटली इकोनॉमिक्स के मार्केट को चेंज कर दे रहा है। हम चूंकि मेक इन इंडिया के बाद भारत में ही इनोवेशन का माहौल बढ़ाना चाह रहे हैं, इनोवेशन में फेल्योर ज्यादा होगा। इस चलते आप देखें कि बैंक्रप्सी और इंसॉल्वेंसी कोड भी ला के रखे हैं, क्योंकि ऐसे केस में कंपनियां फेल भी ज्यादा होंगी और अगर कंपनियां फेल होती हैं तो फिर उनको फिर से शुरू करना जितना आसान बनाएंगे। हम इनोवेशन का कंपोनेंट जो पूरे इंडिया में लहर देखे 2014 के बाद, वो वाला चीज हमारे राज्य के नीति में भी हमको नजर आ रहा है। यहाँ पे नवोन्मेष को बढ़ावा देंगे। अब ये नवोन्मेष को अगर हमको राज्य में बढ़ावा देना है तो हमको क्या क्या करना पड़ेगा? वो स्टार्टअप वाला सारा कहानी हमको समझना होगा। एक स्टार्टअप्स आरंभिक चरणों में बहुत टफ पीरियड से गुजरते हैं। वो हुआ क्या है, एक एमबीए करने वाले लड़के के दिमाग में आइडिया हुआ है कि हम कुछ ऐसा कर दे तो पूरा ये चीज बदल जाएगा, कुछ क्रांति का विचार आया है। ये स्टार्टअप्स कुछ प्रयास करेंगे लेकिन शुरुआत में इनके पास रेवेन्यू नहीं है, इनके पास मार्केट एक्सेस नहीं है, रिसर्च नहीं है, इनको कागज पत्र नहीं बुझाता है, बैंक वाले इनको लोन वोन नहीं देंगे। एक स्टार्टअप को आरंभिक चरणों में सहायता की जरूरत होती है। जैसे पेड़ आगे चल करके खुद को देख लेगा, लेकिन जब पेड़ छोटा होता है तो उसके किनारे में बेड़ा लगाना पड़ता है। स्टार्टअप्स को शुरुआत में सपोर्ट की जरूरत होती है। हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट कैसे करते हैं? इंक्यूबेशन हब्स बनाते हैं। ये ऐसी संस्थाएं हैं जो कि स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए बनी हैं। वो मार्केटिंग का लिंक बना देंगी, वो सरकार से कागज पत्र समझा देंगी कि ऐसे ऐसे परमिशन लेना होता है, बैंक वालों से इंट्रोड्यूस करा देंगी, वो रिसर्च मार्केट रिसर्च उपलब्ध करा देंगी। सो हमको राज्य में अगर स्टार्टअप नीति बढ़ानी है, अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ाना है तो हमको नवोन्मेष बढ़ाना होगा। हमको लोगों को गैर पारंपरिक रास्ते पे जाने के लिए उत्साहित करना पड़ेगा। इसमें विफलताएं ज्यादा होंगी, लेकिन अगर जो सफलताएं होंगी वो सारी विफलताओं से बड़ी हो जाएंगी। पूरा पूरा आइडिया यही है ना। तो अब देखिए, हमारे राज्य में इस नीति के अंतर्गत 2016 में ये जो ताबड़तोड़ इंडिया का नीति बदला और खट से हम झारखंड का नीति बदले, तो इसके अंदर हमने काम क्या क्या किया? इस नीति के अंतर्गत हमने औद्योगिक पार्क नीति 2015 लाई। वो किसी बड़ी नीति के अंदर लाई गई उपनीति थी। औद्योगिक पार्क या पार्क्स, जो अगर उद्योगों के कॉन्टेक्स्ट में बात हम कर रहे हो तो आप समझते हैं ये क्या है? ये अधोसंरचना है। पार्क्स आईटी पार्क हुआ, फूड प्रोसेसिंग पार्क हुआ, ये ट्रेडिशनल सेंस में बागान नहीं है।
पार्क कहने का मतलब हुआ कि सरकार एक पार्टिकुलर उद्योग के लिए सारा चीज रेडी करके रखेगा। जैसे एक जगह पे अगर आईटी कंपनी बैठाना है तो उसको बिजली का कनेक्शन चाहिए, उसको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए, उसको जो है अगल बगल में शहर वाले इलाके के पास में हो कि एम्प्लॉय को रह पाए। तो एक जगह हम एक बिल्डिंग तैयार कर देंगे, वहाँ उसके अंदर में मल्टीपल ऑफिसेज बना देंगे, इंटरनेट का कनेक्शन दे देंगे, बिजली का कनेक्शन दे देंगे, तो और उसको कहेंगे पार्क। मतलब कि जाइए और दुकान चालू कीजिए, कंपनी वालों को ज्यादा किचकिच नहीं करना है, सारा कुछ एक जगह पे बैठा के रखे हैं, जा करके काम कीजिए। हम प्लास्टिक पार्क बैठाते हैं, हम जो है आईटी पार्क बैठाते हैं, हम खाद्य प्रसंस्करण पार्क बैठाते हैं। कहने का मतलब यही हुआ, कहीं पे अगर खाद्य उद्योग को बैठाना है तो उसको क्या चाहिए, सप्लाई लाइन चाहिए कि कच्चा माल कहाँ से आएगा, उसको वेस्ट डिस्पोजल का फैसिलिटी चाहिए कि वो जो कचरा निकलेगा उसका डिस्पोजल कैसा होगा। तो कहीं अगर आप फूड पार्क बनाएंगे तो आप इन अधोसंरचना के ऊपर फोकस करेंगे, है ना। ये औद्योगिक पार्क नीति हम लेकर के आते हैं 2015 में। ये असल में हम मान के चले कि 2016 के नीति के अंतर्गत ही किया गया है, मान के चले। उसके बाद हम सेज को बढ़ावा देने लगे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को। ये आइडिया तो पुराना है। आइडिया क्या है कि राज्य के एक क्षेत्र में अगर हमको उद्योगों को बढ़ाना है तो उस क्षेत्र को हम सेज घोषित कर दें, और जो भी उद्योग सेज के अंदर बैठेंगे उनको टैक्स का बेनिफिट देंगे, उनको कर का कुछ लाभ देंगे, उनको जो है सो कुछ रिबेट देंगे। हालांकि सेज के साथ रूल क्या है कि अगर हम सेज के अंदर में बैठ करके कुछ उत्पादित कर रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़ रहा है, और कोई सेज के बाहर उत्पादित कर रहा है तो उसका प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो रहा है। इस चलते सेज में उत्पादित सामान को हम घरेलू बाजार में नहीं बेचने देते। सेज में जो उत्पादित किए वो निर्यात ही कर सकते हैं, आप दूसरे इकोनॉमी में ही डाल सकते हैं, हमारे पास अपने पास नहीं होगा। तो ये सेज का और सेज के अंदर में आईटी पार्क, फूड पार्क और ऑटो पार्क, ये हम इसी के समय किए। अगला चीज 2016 में हमने झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया। ये बोर्ड क्या काम करेगा, ये सरकार के अंदर में बना हुआ एक संस्थागत इकाई है जिसका सिर्फ एक उद्देश्य है निवेशकों को पटाना कि जाइए आप जाकर के झारखंड में खोलिए, है ना। हम उनको अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे कि हमारे यहाँ आप ईएसडीएम के यूनिट्स बैठाइए, आप हमारे यहाँ फूड के यूनिट्स बैठाइए। ये हमने ये स्थापित किया। रघुवर दास गवर्नमेंट के अंदर में ये स्थापित होता है, राइट। इसका ये बोर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है, और हमारे राज्य में औद्योगिक निवेश आकर्षण के लिए ये सबसे बड़ा बोर्ड है राज्य सरकार के लेवल पे। इसका मुख्य संरक्षक जो होता है वो खुद मुख्यमंत्री होता है, और उद्योग मंत्री इसका संरक्षक होता है। यानी कि ये बहुत शीर्ष लेवल की पॉलिटिकल संस्था है, खुद मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के साथ मिलकर के बना हुआ है। इसका काम क्या है, राज्य में विदेशी निवेश को आकर्षित करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। इसके अंदर में 10 इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे, और ये कोई नई बात नहीं है। आप इस तरीके के उद्योग प्रोत्साहन बोर्ड में आप खास पैटर्न क्या देखेंगे कि इसमें सिर्फ सरकार नहीं होता, ये सरकार के अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट को भी हम इंक्लूड करते हैं कि अगर आपके लिए काम करना है तो आइए इस बोर्ड में आप भी हमारे साथ में बैठिए, हम लोग साथ में मिलकर के निर्णय लेते हैं कि आपके लिए क्या अच्छा होगा, हमारे लिए क्या अच्छा होगा। इसके अंदर में 10 सीनियर इंडस्ट्रियलिस्ट भी होंगे। आपने बिरला को और इनको भारतीय लेवल पे कई समितियों में पार्टिसिपेट करते हुए देखा। तो इंडस्ट्रियलिस्ट को या फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर को शासन के निर्णयों में हम सम्मिलित करने का जो हमारा आइडिया है वो पुराना है। बॉम्बे प्लान, अगर आप इकोनॉमी के हिस्ट्री से वाकिफ हैं तो हम बहुत पहले से ये करते आए हैं, उद्योगों के साथ मिलकर के उनके विकास का काम करेंगे, है ना। ये बोर्ड साल में 2 बार बैठक करेगा, और ये बोर्ड में सीएम है, मुख्यमंत्री हैं, हमारे इंडस्ट्रियल मंत्री हैं, साथ में उद्योगपति भी इसमें हैं। और ये बोर्ड राज्य में औद्योगिक विस्तार के लिए ये रिकमेंडेशन देगा। ये रिकमेंडेशन सरकार के पास भेजी जाएगी। हालांकि ये रिकमेंडेशन परामर्शदायी प्रवृत्ति का है, यानी कि सरकार चाहेगा तो माने इन रिकमेंडेशन को, सरकार नहीं चाहेगा तो इन रिकमेंडेशन को नहीं मानेगा। ऑलराइट, तो एक हमने काम क्या किया इस दौरान में, एक झारखंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड बैठा दिया। एक संस्थागत तौर पे निवेश आकर्षण जरूरी है इस मेक इन इंडिया योजना के अंतर्गत। नई दिल्ली में हर राज्य का एक एक बिल्डिंग है, पंजाब हाउस है, केरल हाउस है, हमारे झारखंड का भी न्यू दिल्ली में एक बिल्डिंग है झारखंड हाउस।
वो हमारे ये संघवाद का कंपोनेंट है। कभी सीएम जाएंगे तो मान लीजिए कि दिल्ली में कौन पर आदर सम्मान किया नहीं किया, कहाँ होटल में रहेंगे, तो भाई सब राज्य का एक एक बिल्डिंग पड़ा हुआ है, सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है। हमारा जो झारखंड हाउस है उसमें एक कमरा निकाल करके उसमें हमने झारखंड इन्वेस्टमेंट सेंटर खोल दिया। ये बोर्ड हमको कहाँ मिला था? राज्य सरकार के स्तर पे, राज्य में ये निवेश आकर्षण का काम कर रहा है। ये हमको इन्वेस्टमेंट सेंटर कहाँ मिल रहा है? दिल्ली में। और उनको क्या काम दिए हैं? घूमते फिरते कोई आएगा तो उनको मोटिवेट कीजिए कि जाइए झारखंड में जाकर के खोलिए, झारखंड में जाकर के निवेश कीजिए। निवेश प्रोत्साहन के लिए ये दूसरी इकाई दिल्ली में। इसमें आईएएस रैंक का अधिकारी बैठाया जाएगा जो कि सचिव या मुख्य सचिव के रैंक का हो, और इस साथ में एक निवेश आयुक्त भी होगा जो कि वहां से राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबके बीच में समन्वय का काम करेगा। ओवरऑल उद्देश्य क्या है? झारखंड राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करना, इन्वेस्टमेंट को चैनल करना। तो ये रही हमारी 2016 की नीति। हड़बड़ में लेकर के आए थे, मेक इन इंडिया के लहर में लेकर के आए थे। इस दौरान हमने ये काम किया। अभी के समय 16 की नीति समाप्त हो गई। 5 साल के लिए नीति लेकर के आए थे, 16 से 21 जाकर के नीति समाप्त हो गया, और 21 में हम नई नीति लेके आते हैं जो कि अभी 21 से 26 चलेगा। मौजूदा में झारखंड सरकार के अंदर में जो सबसे बड़ी औद्योगिक नीति है वो 2021 की नीति है। क्या बदला? गौर करेंगे कि जहां पिछले नीतियों के नाम में सिर्फ औद्योगिक नीति था, यहाँ निवेश का तत्व जो है वो नाम में ही जोड़ दिए। यानी कि ये जो औद्योगिक नीति है वो निवेश के ऊपर जो है सो ज्यादा संस्थागत रूप से प्रयास करता है कि इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर का हमारे पास चैनल हो। आइए इस नीति को देखते हैं। इस नीति के मुख्य तत्व क्या है? 21 से 26 के लिए चलेगा, है ना। पहला बात, ये नीति प्रोत्साहन का स्ट्रेटेजी अपनाएगा औद्योगिक विकास के। यानी ये कॉमन स्ट्रेटेजी है कि आप लोगों को प्रोत्साहन देंगे, आप लोगों को इंसेंटिव देंगे अगर वो इंडस्ट्रीज बैठाते हैं, अगर वो इंडस्ट्रियल आउटपुट बढ़ाते हैं। तो ये जो इंसेंटिव बेस्ड हमारे पास जितने भी सेंट्रल स्कीम्स देख रहे हैं सब उसी तरीके के हैं। यानी क्या है? आप बैठाइएगा तो आपको कुछ लाभ होगा। आप क्यों बैठाएंगे? क्योंकि आपको कुछ लाभ होगा, आपको कारण दे रहे हैं बैठाने का। तो इसमें लाभ क्या क्या देंगे? नई औद्योगिक इकाइयां अगर हमारे पास बैठा रहे तो उसको बैठाने में जो पूंजीगत कीमत लगनी है, यानी फैक्ट्री लगाने में, जमीन खरीदने में, इन सब में, तो उसका जो कुल कीमत है उसका 25% तक जो है वो राज्य सरकार आपको लाभ में दे देगा, यानी ऑफसेट हो जाएगा, आपको सस्ता पड़ने वाला है। तो आप महाराष्ट्र में काहे नहीं बैठाएं, झारखंड में काहे बैठाएं? काहे कि आपको सस्ता पड़ेगा, आप कारण दे रहे हैं। हालांकि इसकी अधिकतम सीमा 6.25 करोड़ तक की है, यानी कि इससे ज्यादा की राशि जाएगी तो 25% वाला रूल नहीं लागू होगा, 6.25 करोड़ से ज्यादा नहीं देंगे, है ना। दूसरा चीज, और दूसरे उद्योगों के लिए हम इंसेंटिव क्या दे रहे हैं? माइक्रो उद्योग, माइक्रो श्रेणी के उद्योग बैठा रहे हैं तो 1 करोड़ तक का इंसेंटिव, मीडियम श्रेणी के बैठा रहे हैं तो 10 करोड़ तक का इंसेंटिव, और अगर बड़ी इकाइयां आप बैठा रहे हैं तो आपको 25 करोड़ तक का हम इंसेंटिव देंगे। उसके अलावा अगर महिलाएं हमारे पास उद्यमी हैं, महिलाएं अगर इंडस्ट्रीज बैठा रही हैं तो बाकी जितना देंगे उसमें 5% जोड़ दीजिए, मतलब 5% हम ज्यादा देंगे। लैंगिक समानता और उस दृष्टिकोण से ये चीजें हैं। ये प्रोत्साहन की नीति इसमें खास है। ये पूरा अभी के समय झारखंड राज्य में हम क्या कर रहे हैं, वो गाजर वाली नीति अपना रहे हैं। यानी कि आप उद्योग बैठाइए, काहे बैठाइए कि कुछ आपको बेनिफिट होगा, कुछ फायदा होगा। और ये आम स्ट्रेटजी है। आप क्या करते हैं कि उनको शुरुआती समय में बिजली का जो खर्च है उसमें कुछ माफी दे देंगे, शुरुआत के समय में उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसमें कुछ कम कर देंगे, ये रहेगा। आइए इस नीति के उद्देश्य से मिलें और देखें कि अब नई नीति में नया क्या है, और ये समझते हुए कि 1 में हम क्या देखते थे, 12 में हमने क्या देखा और 16 में हमने क्या देखा। नया चीज आप क्या देखने चलेंगे कि इस नीति का एक उद्देश्य है हमारे राज्य में प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार की परिस्थिति की निर्मित करना। ना, इकोनॉमिक्स में प्रतिस्पर्धात्मक होने का मतलब क्या होता है? व्हाट इट मीन्स टू बी कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव करने का मतलब क्या हुआ? हम इतना बढ़िया ऑफर दें कि दूसरे से हमारा ऑफर बेहतर हो। वो कई रूप में हो सकता है, या तो हम चीज बढ़िया ऑफर कर रहे हो दूसरों से, या दूसरों से हम सस्ता ऑफर कर रहे हो। ये
प्रतिस्पर्धात्मक अगर आपके पास नहीं होगा, और ये बात हम लोग याद करेंगे कि हमारी चर्चा इस संदर्भ में हुई थी कि 90 से पहले जब भारत के में बाहर की विदेशी कंपनियां अलाउड नहीं थी, भारत में 2 ही कार मैन्युफैक्चरर हैं, पद्मिनी फिएट बना रहा है, हिंदुस्तान मोटर एम्बेसडर बना रहा है, तो इंडिया में आप ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा विकास या ग्रोथ नहीं देखे। वहीं इसी समय में अमेरिका में आप क्या देख रहे हैं कि जीएम, फोर्ड, इन लोग कंपटीशन कर रहा है और उसके परिणाम स्वरूप वहां पे प्रौद्योगिकी विकास होता है। एक प्रतिस्पर्धा का होना एक कस्टमर के हिसाब से तो बेनिफिशियल होता ही है, ये कंपनियों को भी ज्यादा दक्ष बनाता है। हम अगर अकेले हैं तो हमको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अगर प्रतिस्पर्धा है तो हम ज्यादा बेहतर करने का प्रयास करेंगे, दूसरों से वन अप होने का प्रयास करेंगे। प्रतिस्पर्धा अच्छा है, आप अपने यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बनाएंगे तबे विदेशी आपके पास आने वाले हैं। तो प्रतिस्पर्धात्मक व्यापार परिस्थिति का निर्माण करेंगे। दूसरा चीज क्या है, हमारे राज्य में सतत औद्योगिक विकास को और धारणीयता का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से इन्वॉल्व हो जाता है। हम और राज्य में सिर्फ औद्योगिक विकास नहीं चाह रहे हैं, बल्कि धारणीय औद्योगिक विकास चाह रहे हैं। यानी इस तरीके से औद्योगिक विकास चाह रहे हैं जो कि हम करते रहें और कभी उसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े, कभी जो है सो उसका पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़े, उस तरीके की विधि को हम सतत विकास कर रहे हैं। ढेरे पेट्रोल कोयला जला करके हम चाहें तो 2 साल में हम जीएसडीपी को डबल डिजिट पे खींच सकते हैं, लेकिन उसका जो नुकसान होगा वो लॉन्ग टर्म में ये काम आप नहीं करते रह सकते। इस चलते धारणीयता का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ हमारे 21 के नीति में देखने को मिलेगा। अगला चीज 21 की नीति एकदम लेटेस्ट जो हमारा इंडियन रुझान है वो है कि औद्योगिक क्रांति 4.0 के ऊपर केंद्रित होगा ना। औद्योगिक क्रांति 4.0 कहने का मतलब क्या हुआ? विश्व के इतिहास में 4 बार औद्योगिक क्रांतियां आई हैं। औद्योगिक क्रांति एक स्पेसिफिक घटना को कहते हैं। डाल्टनगंज के अगल बगल अगर आपको उद्योग विकसित होने लग जाए तो इसको आप औद्योगिक क्रांति नहीं कहेंगे। औद्योगिक क्रांति मानव इतिहास में 4 बार हुई घटनाएं हैं जो विशेष रूप से उद्योगों का रूप जिन्होंने परिवर्तित कर दिया। औद्योगिक क्रांति 1.0 यानी वर्जन, ये सॉफ्टवेयर से हम नंबर लेकर के आ रहे हैं, 1.0 जो था वो औपनिवेशिक काल का था, जबकि आपने कोयला खोज दिया था और पहली बार कोयला आधारित मशीनें आनी चालू हुई थी। तो पहला औद्योगिक क्रांति औपनिवेशिक काल का कहाँ केंद्रित था? जर्मनी के राइन रिवर, यूरोप में केंद्रित था, क्योंकि कोयला उधर खोज लिए। औपनिवेशिक काल में उसका भारत पे प्रभाव आप समझ रहे हैं। दूसरा औद्योगिक क्रांति 2.0 तब होने वाला है जब हम इलेक्ट्रिकल का यूज करना चालू करेंगे। हम विद्युत मशीनों का इस्तेमाल करना, पावर लूम्स, और जहां ये आ जाएंगे तो हम कहें कि अब फंडामेंटली हमारे उद्योग बदल गए हैं। उस घटना को हम औद्योगिक क्रांति 2.0 कहते हैं। अभी मौजूदा जिस काल में हम चल रहे हैं इसको हम औद्योगिक क्रांति 3.0 मानते हैं। इसकी खूबी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया है, हमारे पास अब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड चीजें हैं, ज्यादा हायर एक्यूरेसी में कर रही हैं, थोड़े लेवल पे ऑटोमेशन है। अगले लेवल पे दुनिया तैयार हो रहा है अगले औद्योगिक क्रांति के लिए, और उसको 4.0 नाम दिया गया है। औद्योगिक क्रांति 4.0 की विशेषता क्या होगी? इसमें ज्यादा जॉब का रिक्वायरमेंट नहीं होगा, इसमें ज्यादा ह्यूमंस नहीं इन्वॉल्व होंगे, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बैठा होगा, ये ऑटोमेशन यानी कि ऐसी फैक्ट्रियां जहां कोई मानव नहीं काम करते हैं, रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रहा है। पूरी दुनिया इसके लिए तैयार हो रही है। दुनिया में किसी भी अर्थव्यवस्था को भी हम औद्योगिक क्रांति 4.0 अचीव करता हुआ नहीं पाते हैं, लेकिन जर्मनी वाले काफी करीब हैं, चाइना वाले इसके लिए तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी राष्ट्रीय नीति के अंदर में हम भारत भी 4.0 में लगे हैं। राज्य की जो ये 21 की नीति है ये इस फ्यूचरिस्टिक प्लान को भी अपने अंदर रखता है। अगला चीज, राज्य को हम अब केवल देश के स्तर पर नहीं बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा और नवोन्मेष का केंद्र बनाना चाहते हैं। अब लेट्स से कि हमारी नीति है कि हम झारखंड को नवोन्मेष का केंद्र बनाना चाहते हैं। इसका मतलब हम क्या चाहते हैं कि लोगों को कंपनियां बैठाना आसान हो, सरलता से बैठा पाए। नवोन्मेष करेंगे तो ढेर सारे फेल होंगे, इसका मतलब फेल होंगे तो फिर उनको रिसाइकिल कैसे करें, कैसे वो फिर से बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी से होकर के वापस लिक्विडेट हो पाए, वापस रीस्ट्रक्चर हो पाए और वो आगे बढ़ पाए। तो हमको झारखंड की ये नीति झारखंड में नवोन्मेष प्रोत्साहन पर केंद्रित है।
इसमें हमने कुछ लक्ष्य भी रखे हैं कि 1 लाख करोड़ का हम निवेश आकर्षित करेंगे और 5 लाख नए रोजगार का सृजन करेंगे। अगली बात, हम एक अप्रूवल सिस्टम बैठाने वाले हैं और ये विदेशी कंपनियों को बुलाने वाले हैं। आप कंपनियां बैठाएंगे तो सबसे बड़ा दिक्कत कंपनियां क्या बोलेंगी, अरे बहुत बाबूशाही है, लाल फीताशाही है, आप जो है सो फलाना को फाइल दीजिए, वहाँ कीजिए, वहाँ कीजिए। हम अब क्या चाहते हैं कि एक सरकार के द्वारा जो अप्रूवल देने का सिस्टम हो, ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, ज़्यादा फास्ट हो, कंपनियां आसानी से आवेदन लगा पाए, सरकार आसानी से उनको जो है आवेदन उनका स्वीकार कर पाए या अस्वीकार कर पाए। तो उसके लिए एक बेहतर अप्रूवल सिस्टम बैठाएंगे। मौजूदा सिस्टम में कमियां हैं, ये बाबूशाही को ज्यादा केंद्रित करता है। अगली चीज, हम राज्य में औद्योगिक क्रांति 4.0 के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन 3.0 की अधोसंरचना भी हमारे पास नहीं है। 3.0 की अधोसंरचना हम लोग कृषि क्षेत्र में गौर किए, हमारे पास भंडारण क्षमता का अभाव है, हमारे पास नंबर ऑफ गोडाउन्स कम है, कोल्ड स्टोरेज हमारे पास कम है, कोल्ड चेन हमारे पास कम है, कंटेनर डिपो कम है। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे भी हम प्रयास करेंगे। अगला, हम वैसे क्षेत्रों को, और देखिए 2021 में पहली बार आपको टारगेट सेक्टर देखने को मिल रहा है, जो मेक इन इंडिया में आप वहां पे देख रहे थे, झारखंड के लेवल पे देखेंगे तो टारगेटिंग वैसे तो 2012 से ही शुरू है, लेकिन प्रॉपर प्रायोरिटी सेक्टर, सनराइज सेक्टर, वो जो जैसे हम नेशनल लेवल पे सेक्टर को टारगेट करते हैं, वो आपको 2021 की नीति में आएगा। 21 नीति क्या करता है कि हम अब निर्यात क्षमता वाले कुछ उद्योगों को पहचाने जो कि निर्यात बढ़ा सकते हैं, और उनके ऊपर सरकार ध्यान केंद्रित करेगा। सभी उद्योगों के ऊपर नहीं, टारगेटेड अप्रोच, इस उद्योग के लिए, इस उद्योग के लिए। वैसे कौन कौन से उद्योग हैं? वस्त्र और परिधान उद्योग। हमारे राज्य में तसर सिल्क देखिए इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम एक बड़ा यूनिट हो सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्यात में। अगला, ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट। जमशेदपुर के अगल बगल में ये हम समझ रहे हैं कि वहाँ पे लौह इस्पात का उद्योग बैठा हुआ है, तो वहाँ पे सीआर सीट्स और ये सभी चीजें रॉ मटेरियल बनेंगी, तो उनके लिए हम केंद्रित कर सकते हैं। और समझे कि ये ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट वाले झारखंड में ही क्यों बैठेंगे, या झारखंड उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल क्यों है। अगर लोहा देखने जाइए तो पीछे उड़ीसा साइड में भी है, अगर उधर देखने जाइए तो नीचे कर्नाटक में भी है, लेकिन झारखंड को दो चीज जो है वो इंडस्ट्रियल लोकेशन में बहुत बढ़िया बेनिफिट देता है। एक तो कि कलकत्ता बंदरगाह से समीपता, हम जो है सो दिल्ली कलकत्ता मार्ग से जो है वो सामान निकाल देंगे और ट्रेड रूट से निर्यात कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे पास अपना घरेलू कोर सेक्टर यहीं पे होना, वो जो आयरन कोल इनका होना, ये महत्वपूर्ण है। तीसरा क्षेत्र जिसमें हम निर्यात की क्षमता रखते हैं, जिसको ये नीति जो है वो टारगेट करेगी, वो होगा कृषि, खाद्य और मीट प्रसंस्करण। ये फूड प्रोसेसिंग है। फूड प्रोसेसिंग को हम क्यों टारगेट करते हैं, उसके पीछे दूसरा कारण भी है कि ये ग्रामीण आजीविका, रूरल इकोनॉमी को प्रभावित करता है। नीचे लेवल पे महिलाएं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इनके साथ लगी हुई हैं। अगला, फार्मा और ईएसडीएम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन, आगे इसके ऊपर बात होगा। चिप मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन का सेक्टर है। तो ये इन क्षेत्रों पर हम सरकार प्रायोरिटी से फोकस करेगा, उच्च प्राथमिकता से फोकस करेगा। क्यों? क्योंकि ये निर्यात की संभावनाएं रखती है। इन पे फोकस किए तो हम एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं अपना। उसके बाद इसी नीति के अंदर में यहाँ ये निर्यात हम फ्यूचर को देख रहे हैं, वहीं इसी नीति में दूसरा हमारे पारंपरिक उद्योगों पर भी ध्यान केंद्रित है। यानी कि कई पारंपरिक उद्योग, जैसे कि लौह इस्पात उद्योग कोई नए उद्योग नहीं है, पारंपरिक उद्योग हैं। हस्तशिल्प जो है वो पारंपरिक उद्योग है, हस्तकरघा है वो पारंपरिक उद्योग है, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण है ये पारंपरिक उद्योग है। हाँ, ये निर्यात क्षमता उस तरीके से नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पारंपरिक उद्योग हैं। नीति क्या कहता है, इसमें आधुनिकीकरण लाएंगे, इनके पुराने मशीन्स को अपग्रेड करेंगे और इनका उत्पादकता, इनकी प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ाएंगे, है ना। और इस नीति का आखिरी तत्व हमारे पास क्या है? नवोन्मेष, स्टार्टअप कल्चर और प्रौद्योगिकी ट्रांसफर। नवोन्मेष समझ रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर समझ रहे हैं, एक ऐसी परिस्थिति जहां लोगों को हम उद्यमता के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम पकौड़ी छानने के लिए बोल रहे हैं, तो पकौड़ी जो है वो उद्यमता का उदाहरण है कि आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप और देखिए ना, अब हमारे पास ब्रांड्स खड़े हो गए, MBA चाय वाला, आप
समझ रहे हैं कि ये आइडिया कि आप एक छोटे लेवल पे उतर सकते हैं और उसको जो है सो स्केल अप कर सकते हैं, आपको बस आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये आइडिया कीमती है, बात ये नहीं है कि वो क्या करने के लिए बोल रहे हैं ना। गैर पारंपरिक सोच, ये है स्टार्टअप कल्चर। इसी के साथ हम झारखंड के बृहद औद्योगिक नीति और हमारे राज्य निर्माण से लेकर के अब तक झारखंड राज्य में हमने औद्योगिक नीति में बड़े बड़े परिवर्तन किन किन बिंदुओं पे किए हैं, किस दृष्टिकोण से किए हैं, उसके अंतर्गत हमने कार्य क्या किए हैं और क्या किए जाने की आवश्यकता है, ये ब्रॉडर इनकैप्सुलेट करता है राज्य के औद्योगिक नीति को। अब यहां से निकलते हैं इस बड़े औद्योगिक नीति के नीचे हम अंदर में क्या देखेंगे कि कई कई उप नीतियां हैं। याद गौर कीजिए कि हम जगह जगह सेक्टर टारगेट करने की बात किए थे कि हम वस्त्र परिधान को टारगेट करेंगे, हम जो है सो इसको फूड प्रोसेसिंग को टारगेट करेंगे। तो अब छोटी उप नीतियां भी हमने लाई हैं जो कि असल में इस बड़े बृहद औद्योगिक नीति के अंतर्गत है। हालांकि ये सिर्फ एक उद्योग को टारगेट करता है, जहां हम उस उद्योग के बढ़ावा के लिए क्या करने वाले हैं। अगेन हम नीतियां ही देखने जा रहे हैं, इसका मतलब कि हमको क्या दिखेगा, इसमें उद्देश्य दिखेगा, इसमें इंटेंशन दिखेगा, इसमें लक्ष्य दिखेगा, इसमें नियत दिखेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्रियान्वयन में हम लोग क्या कुछ कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। असल में सभी क्षेत्र के लिए हम नहीं कर पाए हैं, कुछ क्षेत्रों में हम अच्छा कर पाए हैं। आइए एक तरफ से हम लोग चर्चा शुरू करें। सबसे पहले हमारी बात शुरू हो उप नीतियों के अंतर्गत में, और इसमें कोई पार्टिकुलर ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, ऐसा नहीं समझिए कि हम कोई एक सेक्टर महत्व के ऑर्डर में है, ये सारे ही लगभग एक जैसे हैं। इन पे खड़े होकर के हम इन औद्योगिक क्षेत्रों के ऊपर भी चर्चा करेंगे और नीति क्या करने का प्रयास कर रहा है इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पहला तो हमारे राज्य में झारखंड फिल्म नीति 2015 में हमने लाई। आप सभी समझ सकते हैं कि ये एक औद्योगिक नीति के अंदर की उप नीति है। फिल्म सेक्टर के ऊपर बैठा हुआ है। फिल्म सेक्टर जो है वो एक सर्विस सेक्टर है। हमारे राज्य में हमको सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देने की जरूरत है ना। पहले फिल्म उद्योग के ऊपर बात हो जाए और झारखंड राज्य के लिए इसका महत्व क्या है। देखिए, फिल्म उद्योग असल में सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, और माइंडेड की ये बड़ी आर्थिक गतिविधि है। हमारा बॉलीवुड जो है वो एक बड़ा इकोनॉमिक इकाई है जो जिसके अंदर इतना ट्रिलियन डॉलर्स का इकोनॉमी मूव कर रहा है। हॉलीवुड उसी तरीके की बड़ी इकाई है। तो कहीं पे भी फिल्म उद्योग अगर सक्रिय है, यानी कि इकोनॉमिक जीडीपी के दृष्टिकोण से वहां पे तो प्रोडक्शन और आउटपुट तो बढ़ा ही हुआ है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का दूसरा महत्व भी है। वो क्या है? फिल्म इंडस्ट्री जहां हम भारतीय लेवल पे देखें तो हम क्या देखें, भारतीय फिल्म उद्योग सिर्फ भारतीय जीडीपी में योगदान नहीं दे रहा है, बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर का भी तत्व है। ये जो हमारे फिल्म जो यहाँ पे अमेरिका में लोग देख रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं, और वो हमारे बारे में एक अच्छा आइडिया रखते हैं। भले उन लोग को लगता है कि इन लोग तुरंत भर में नाचने लग जाएगा, तुरंत भंगड़ा करने लग जाएगा, लेकिन फिर भी क्या है, ये आपके संस्कृति का विस्तार कर रहा है। ये आपका सॉफ्ट पावर है, लोगों के मन में आपके बारे में अच्छा भाव आ रहा है। इसको सॉफ्ट पावर कहते हैं। हार्ड पावर डर है, सॉफ्ट पावर उसको कहते हैं जहां दूसरे लोग आपके बारे में अच्छा फेवर करेंगे। हॉलीवुड ने अमेरिका को कितना सॉफ्ट पावर कमा के दिया। हॉलीवुड के मूवीज जो है वो दुनिया भर में देखे जा रहे हैं। इन मूवीज का एक कहानी है, एक टेलिंग का तरीका है। हर कोई एसोसिएट कर रहा है। CIA मतलब गुड गाय, FBI मतलब अच्छे वाले लोग, US आर्मी मतलब लिबरेट करने आया। उसने एक परसेप्शन बिल्ड कर दिया है। इस क्षेत्र का योगदान ये रहेगा कि वो परसेप्शन बिल्ड कर देगा। अब बॉलीवुड के बारे में अगर हमारे पास टाइम्स स्क्वायर पे भांगड़ा होता है या फिर व्हाइट हाउस में दिवाली जलाया जाता है, ये हमारे लिए अच्छा क्यों है? क्योंकि दूसरे वाले अगर हमको अच्छा मानेंगे तो हमसे युद्ध नहीं लड़ना चाहेंगे, वो हमारे साथ फेवरेबल संबंध चाहेंगे। इसको हम इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी में सॉफ्ट पावर कहते हैं। हमारे राज्य में फिल्म उद्योग सिमिलरली सिर्फ एक आर्थिक गतिविधि के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो है ही है, क्योंकि अभी विकसित नहीं है। आप डेवलप करने चाहिए तो बहुत विकसित कर लीजिएगा। और प्राकृतिक संसाधन आप देख रहे हैं कि हॉलीवुड वालों को बुला सकते हैं शूटिंग करने में, पर हाट पे आइए। बॉलीवुड को बुला सकते हैं, टॉलीवुड को बुला सकते हैं। राजस्व के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही है, ये सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। जहां हम झारखंड राज्य के सांस्कृतिक संरक्षण और संस्कृति के फैलाव के लिए महत्वपूर्ण है। हमारा ये फिल्म इंडस्ट्री काम करेगा तो आर्थिक नहीं, ये सांस्कृतिक महत्व भी देगा।
मौजूदा में हमारे राज्य में फिल्म इंडस्ट्री की स्थिति क्या है? थोड़े बहुत हमारे पास नागपुरी और इधर के इंडस्ट्री चल रहे हैं। जाहिर सी बात है, हमारी संस्कृति जितनी समृद्ध है, हमारा क्षमता जितना है, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन जितना है, हम उससे बहुत नीचे काम कर रहे हैं। यानी आप हमेशा रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि फिल्म उद्योग को हमको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, बढ़ावा देने की जरूरत है, और ये नीतिगत रूप से ही होगा। हालांकि आप क्या देखेंगे कि 2015 में नीति लाए थे, नीति एक्सपायर कर गया, उसके बाद नई नीति लेकर नहीं आए हैं। तो आप हमेशा कह सकते हैं कि देयर इज मच डिजायर टू बी डन, और कई चीजें हैं जो कि हमारा प्रयास अभी पूरा नहीं है। फिल्म नीति 2015, है ना। झारखंड फिल्म नीति 2015 आई। इस फिल्म नीति के अंदर हमने काम क्या क्या किया? फिल्म प्रोत्साहन पे हम काम करेंगे। यूजुअली फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहन के लिए सरकार क्या क्या तरीका अपनाता है? टैक्स एग्जेम्प्ट करना। हम जो है सो बोलेंगे कि हमारे यहाँ फिल्म अगर आप प्रोड्यूस कीजिएगा तो उस पर टैक्स नहीं लेंगे, आप बॉम्बे में करने जाइएगा तो वहाँ टैक्स देना पड़ेगा, आप हमारे यहाँ कीजिए, हम आपको टैक्स फ्री कर देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि उनके ऊपर और अलग अलग तरीके से हम उनको वाणिज्यिक लाभ देते हैं, उनको हम इकोनॉमिक लाभ देते हैं। और कोई भी प्राइवेट सेक्टर है वो तो लाभ मोटिव से काम कर रहा है, आप उसको बढ़िया लाभ दिखाइए, वो आपके पास काम करेगा। आपके पास लाभ नहीं मिलेगा तो आप लाख बुलाते रहिए, कोई आने वाला थोड़े ही है ना। सो हमने क्या क्या काम किया इसके अंतर्गत? एक झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन किया, एक संस्था का गठन किया जो संस्थागत तौर पे राज्य में फिल्म और टेलीविजन इनके विस्तार के लिए काम करेगा, इनके बढ़ावा के लिए काम करेगा। एक राज्य स्तर पे हमने फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया। फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल का भी गठन किया। इनफैक्ट गठन शायद अभी हुआ नहीं है, होने की प्रक्रिया में है। आपको बहुत करंट ओरिएंटेड चलने की जरूरत नहीं है, मे भी हो गया है, मे भी नहीं हुआ है। इंटरनेट पे ऐसे भी झारखंड सरकार के आधा डिपार्टमेंट मौजूद नहीं है, खोजने जाइए तो मिलता नहीं है। बट सो फार इस नीति के अंदर में 15 की नीति में था कि हम इसको करेंगे। एक और आप देखेंगे कि भारत में फिल्म और टेलीविजन के प्रोत्साहन के लिए बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट हमारे पास फिल्म के लिए है, पुणे में सेंटर हमारे पास पड़ा हुआ है। हम राज्य में भी अगर क्षेत्रीय भाषा के फिल्मों को और इनको बढ़ावा देना चाहते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि प्रशिक्षण के संस्थान हो, यानी कि हम फिल्म मेकिंग सिखाएं, डायरेक्टिंग सिखाएं, कैमरा कैसा होता है, ये कैसा होता है, ताकि हम हायर ग्रेड के, हायर गुणवत्ता के को प्रोड्यूस कर सकें। उसी उद्देश्य से झारखंड फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान का विकास की भी बात हो रही है। यानी एक प्रीमियर संस्थान हम राज्य में बैठाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें फिल्म टेक्नोलॉजी, एक्टिंग, इन सभी का हम प्रशिक्षण और ट्रेनिंग देंगे, अल्टीमेटली किस लिए? फिल्म उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। साथ में फिल्म सिटी की भी स्थापना की बात है। फिल्म सिटी क्या होता है? वो एक जगह पे हम आर्टिफिशियल सेट बना के रखते हैं कि किसी को शूटिंग करना है। जैसे कि देखिए कि आप अगर गौर कीजिएगा तो कई फिल्में दिखेंगी जिसमें कोई राजा के दरबार का सीन है, तो असल में वो एक ही सीन है। होता क्या है कि एक इलाके में आप जो है सो इस तरीके का आर्टिफिशियल दरबार और ये सब चीज बना के रखे हुए हैं। लोग जो है जिनको सीन में वैसा सीन का जरूरत है, कहीं कॉर्पोरेट बिल्डिंग का, या फिर कहीं पे राजा का, या फिर कहीं अथी का, तो वहां पे जाते हैं, किराए का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे शूटिंग करते हैं, वो प्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे राज्य में ये फिल्म सिटी बैठाने की बात हो रही है। हालांकि ये काम अभी बहुत आगे नहीं है, पूरे फिल्म उद्योग में हमारा काम अभी और वांछनीय है। हम जितना काम किए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, हमको और बैठाने करने की जरूरत है। उसके अलावा राज्य में फिल्म के विस्तार के लिए और इस क्षेत्र के विस्तार के लिए हम चाहते हैं कि मल्टीप्लेक्सेस बैठे, है ना। मल्टीप्लेक्स पारंपरिक सिनेमा घरों से अलग होते हैं। पारंपरिक सिनेमा घर जहां एक स्क्रीन के, बड़े स्क्रीन के होते हैं, जिनका ज्यादा कैपेसिटी होता है, वहीं मल्टीप्लेक्स हम वैसे सिनेमा घरों को कहते हैं जिनमें छोटे छोटे 4-5 स्क्रीन हो, एक साथ में 4-5 जो है वो फिल्म जो है वो चल रहे होते हैं। ये ज्यादा इकोनॉमिकल है, ये जो है सो बड़े सिनेमा घरों को चलाने में। और भारत के फिल्म उद्योग की स्थिति आप देखेंगे तो उनमें बड़े सिनेमा घर कष्ट में क्यों है? क्योंकि इतना जो बड़ा हॉल है कि जिसको फिल करिएगा तबे चला पाइएगा, नहीं तो घाटा में चला पाइएगा। तो अगर आप छोटे लेवल पे आप मल्टीप्लेक्सेस चला सकते हैं। झारखंड सरकार झारखंड में
इन मल्टीप्लेक्स स्थापना के लिए, के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहा है। अगर आप झारखंड में मल्टीप्लेक्स बैठाने जाएं तो आपको सरकार कुछ अनुदान देगा। पहले साल 100% अनुदान देगा, दूसरे साल और तीसरे साल 75% अनुदान देगा, चौथे और पांचवें साल, यानी कि आपको दिक्कत तो आरंभिक समय में ही होगा ना। तो आप क्यों झिझक रहे हैं, मल्टीप्लेक्स नहीं बैठा रहे हैं कि पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा। तो सरकार देखिए, ये इंसेंटिव स्कीम ये है कि सरकार क्या बोल रहा है कि शुरुआत के समय में जहां फिजिबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको हमारी तरफ से कुछ अनुदान और कुछ सहायता मिलेगा कि आप जो है सो चला पाइए। उसके अलावा हमारे पास वैसे सिनेमा घर, और देखिए ये सौर नीति के साथ भी जुड़ता है। अगर आप सिनेमा घर वैसे बनाना चाह रहे हैं जो सौर ऊर्जा से चल रहा है तो आपको 50% एडिशनल है ना, तो आप सौर ऊर्जा के प्रोत्साहन के लिए भी हम काम कर लेंगे। तो ये रहा हमारे राज्य में फिल्म उद्योग की स्थिति, इसका महत्व, मौजूदा स्थिति, चुनौतियां और आगे का मार्ग। अगले बात पे आते हैं निर्यात नीति। देखिए ये कोई एक सेक्टर नहीं है, बल्कि ये जो है सो एक फ्लो है ना। निर्यात एक किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। ये हमको राष्ट्रीय रैंकिंग में लेकर के आता है, ये हमको मल्टीपल लाभ देता है, और इंटरनेशनल पैसा का आना आपके लिए हमेशा बेहतर है, वो इनफ्लो क्रिएट करा रहा है ना। हमारे राज्य में निर्यात की असीम संभावनाएं हैं। और जस्ट हम लोग पिछली बार संसाधन देख रहे थे तो हम क्या देखे कि हमारा लातेहार का टोरी जो है वो इंटरनेशनली लाह एक्सपोर्ट कर रहा है ना, हमको वर्ल्ड मैप में ला करके रखा हुआ है। तो हमारे राज्य में निर्यात करने योग्य बहुत कुछ है। हमारे पास चाहे वन उत्पाद वाले विशेष में आ जाइए, औषधीय पौधों में आ जाइए, हमारे राज्य का तसर देख लीजिए, हस्तशिल्प देख लीजिए, जो कि असल में रूरल इकोनॉमी का भी कंपोनेंट होगा। वी हैव सो मच टू एक्सपोर्ट, हमारे पास निर्यात करने के लिए इतना कुछ है। जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से इसको प्रोत्साहन की नीति देनी पड़ेगी कि हम क्या करें कि हमारा निर्यात जो है वो बढ़े। उसके लिए निर्यात नीति 2015 लाई गई थी। आइए देखते हैं कि हमारे पास निर्यात नीति 2015 क्या थी। पहला बात कि भारत लेवल पे हम जो है वो बहुत कम निर्यात करते हैं, 2% से कम निर्यात करते हैं। 2015 में जो हमने ये निर्यात नीति लाई, उसका उद्देश्य हमने ये रखा कि भारत कुल जितना निर्यात करता है उसका 2% झारखंड से। बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, हमारी जितनी संभावना है उससे बहुत कम पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये लक्ष्य हमने वहां पे रखा। आइए नीति को देखते हैं, नीति क्या क्या उद्देश्य रखता है, क्या करने का प्रयास करेगा। पहला, रांची में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बैठाएंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर क्या होता है, ये कोई एक ऐसा बिल्डिंग होता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट व्यापार की इकाइयां अपने ऑफिस खोलती हैं, और खास करके इंटरनेशनल वाले खोलते हैं। वो एक कॉमन जगह है जहाँ पे कि हमारा ट्रेड हो सकता है। तो रांची में एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बैठाएंगे, अच्छी बात है। अगला चीज, राज्य का अधोसंरचना विकास। आप निर्यात नहीं कर पाएंगे अगर आपके पास अधोसंरचना नहीं है। आप यहाँ से माल जो है वो कलकत्ता बंदरगाह भेज ही नहीं पाएंगे, आपका इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन अगर पड़ा हुआ है तो आप निर्यात क्या करेंगे। अगला, निर्यात के लिए रणनीति, आपको स्ट्रेटेजी का विकास, क्योंकि आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से निर्यात को बढ़ावा दें, कहाँ संभावना है, किन क्षेत्रों में संभावना है, उसका विकास करेंगे। अगला, हम ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास करेंगे जो कि प्रभावी हो, सक्रिय हो और सहकारिता पर आधारित हो, यानी कि हम मिलजुल करके एक्सपोर्ट कराने का प्रयास करेंगे, है ना। उसके अलावा हम झारखंड के जो कुछ पारंपरिक निर्यात हैं उनको और बढ़िया करने का कोशिश करेंगे, उसमें टेक्नोलॉजी बेहतर करके, जैसे कि हमारा मिनरल उद्योग, खनिज उद्योग हो गया, हस्तशिल्प हो गया, कृषि हो गया। तो इनमें अगर थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन लेके आ जाइए। देखिए पलामू का इलाका देखिए कि गन्ना में हम लोग ऊपर में है ना, गन्ना इधर के इलाके में पलामू में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर थोड़ा टेक्नोलॉजी लेके आइए, इस गन्ना को बढ़िया पैकेजिंग करके जो है सो आप सील बंद कंटेनर में कर दीजिए, तो आप लंदन की एयरपोर्ट पे निर्यात कर दीजिए, है ना। तो ये ऐसा आप कैसे कर पाएंगे, टेक्नोलॉजी के द्वारा। नीति इसका उद्देश्य रखता है। अगला, निर्यात में हम भारतीय नजरिया क्या जानते हैं, भारत में जो टोटल निर्यात हो रहा है वो बड़ी संस्थाएं, लार्ज संस्थाएं नहीं कर रही हैं। 40% भारतीय निर्यात जो है वो एमएसएमई करते हैं। ये छोटी छोटी इकाइयां जो कि गेट ग्रिल के रूप में आपको शहर भर में बिक्री पड़ रही हैं, ये कुल भारत का 40% निर्यात करते हैं। तो एमएसएमई ऐसे भी बड़ा निर्यातक है। तो एमएसएमई पे अगर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो असल में आप निर्यात पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे।
अगला फल सब्जी, इसके लिए अधोसंरचना विकास। बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज कोल्ड चेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेरिसेबल गुड है, खराब हो जाएंगे, तो इसके लिए अधोसंरचना विकास करें, क्योंकि इसको निर्यात कर सकते हैं आप। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आपको प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण का काम करना पड़ेगा, क्योंकि WTO वगैरह देखे थे तो उसमें आप क्या देखे थे कि कई हमारे पास नॉन टैरिफ बैरियर के ऑप्शन हैं, कि आप जो है सो बोल दिए कि कीड़ा लग गया तो सामान नहीं आने देंगे अपने कंट्री में, उनमें मॉथ फ्लाई है तो नहीं जाने देंगे। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना मानकीकरण नहीं करेंगे, आप खराब कीड़ा लगा हुआ चीज जो कि चाइना अलाउ नहीं करता है उसके पास भेज दिए या यूरोप में भेज दिए, तो आपका निर्यात नहीं होने वाला है। आपको राज्य में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लगाना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल खरीदार को बेचना है, तो वो जिस स्टैंडर्ड में ऑपरेट करता है, यानी कि निर्यात की जाने वाली वस्तु का न्यूनतम स्टैंडर्ड क्या हो, किस लेवल का हो, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। तो ये रही हमारी निर्यात प्रोत्साहन नीति, हमारे पास झारखंड की निर्यात नीति 2015। आइए क्रियान्वयन पे देखते हैं। ये तो नीति तो हमने सेट कर लिया, लक्ष्य तो स्थापित कर लिए कि क्या करना है और कैसे करना है। आते हैं कि इसके क्रियान्वयन में हम लोग कहाँ पे खड़े हुए, है ना। ठीक है, इसके क्रियान्वयन में हम लोग कहाँ पे खड़े हैं। एक काम तो हमने ये किया, देखिए निर्यात में आधा चीज कनेक्शन बनाने का है, यानी कि कौन बाहर खरीदने वाला है, कौन बेचने वाला है, एक दूसरे के साथ नेटवर्किंग होना, कनेक्शन का होना निर्यात के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। झारखंड सरकार ने क्या किया, FIEO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में भारत के तरफ से निर्यातकों का एक समूह है, वो और इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत लेवल पे निर्यात को प्रोत्साहन करने वाली दो शीर्ष संस्थाएं हैं। झारखंड सरकार इन दोनों का हमारे लोकल MSME से परिचय करा दिया कि इन लोग से मिलिए, इन लोग इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं, थोड़ा इन लोग को पैरवी कर दिए कि हमारे MSME वाले हैं, आप तो इसको निर्यात पे काम कर रहे हैं, इनको देखिए। तो ये एक संस्थागत प्रयास आपको देखने को मिलता है। हम निर्यात के मामले में भी एकल खिड़की व्यवस्था लेके आ जा रहे हैं। ये क्या है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, करना आसान हो, नहीं तो बहुत किचकिच पेपर वर्क में लोग को फंसाएंगे, तो निर्यात बढ़ाना चाह रहे हैं, बढ़ेगा नहीं, है ना। उसके बाद हमने क्या किया, निर्यात के सभी वस्तुओं का वर्गीकरण किया। ये 6 कैटेगरी में झारखंड के निर्यात योग्य वस्तुओं को हमने 6 श्रेणी में विभाजित किया। पहले श्रेणी में क्या क्या है, सिल्क, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। दूसरे श्रेणी में इंजीनियरिंग, केमिकल, ऑटोमोबाइल। तीसरे श्रेणी में आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। चौथे श्रेणी में ग्रेफाइट, माइका, ग्रेनाइट, बेशकीमती पत्थर। पांचवें श्रेणी में कृषि और हमारे पास सूक्ष्म और वन उद्योग। छठे श्रेणी में सेवा निर्यात, जैसे कि IT, ITES, BPO, BPM। आगे इनके ऊपर एक सेपरेट नीति है, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो हमने क्या क्रियान्वयन किया, हमने वर्गीकरण कर दिया। अब वर्गीकरण क्या होता है कि आप कभी भी वर्गीकरण क्यों करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट। हम कहीं पे भी, और ये हम आप कॉमनली देखेंगे गवर्नेंस के स्टेप में, कि आप वर्गीकरण बोल देते हैं, आप बोलते हैं ये MSME है, ये माइक्रो है, ये स्मॉल है, ये वो है। आप वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि आप अलग अलग वर्गों के प्रति अलग अलग नीति अपना सकते हैं। तो हमारे पास इस वर्ग के लिए एक अलग आवश्यकता है, तो इसके लिए आप अलग काम कर पाएंगे, उस वर्ग के लिए अलग आवश्यकता है, उसके लिए अलग काम कर पाएंगे। अगर आप वर्गीकरण नहीं करके उसको एक श्रेणी में देखेंगे, तो सारे चीजों की एक प्रायोरिटी नहीं है, एक तरीका सब पे काम नहीं करेगा, है ना। इस दौरान हमने कुछ संस्थागत विकास भी किए इस नीति के अंतर्गत। देखिए, एक झारखंड निर्यात संवर्धन बोर्ड बैठाया। कई स्टूडेंट्स कंफ्यूजन लेकर के आए कि थोड़ा देर पहले जो है सो बात कर रहे थे इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड का। दोनों का साल, दोनों के मेंबर, दोनों का मीटिंग आपको एक जैसा दिखेगा, लेकिन दोनों दो चीजें हैं। वो जो औद्योगिक नीति के अंदर आपको दिखा था, वो निवेश प्रोत्साहन की संस्था थी, यानी वो क्या करता था, वो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता था। ये क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट को प्रमोट कर रहा है। बाकी ऑप्शन लेवल पे देखने जाएंगे तो दोनों का 6 महीना में मीटिंग होगा, साल में 2 बार मीटिंग होगा, दोनों एक जैसी दिखेंगी। नाम पे गौर कीजिए, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में आपको मिला था वो निवेश प्रोत्साहन की संस्था थी, जो कि झारखंड में बैठाए थे, और दिल्ली हाउस में, झारखंड हाउस दिल्ली में सेल बैठाए थे। यहाँ जो आप देख रहे हैं उससे मिलता जुलता नाम है, लेकिन ये निर्यात के ऊपर फोकस है।
इसके अंदर भी क्या देखेंगे कि इसका अध्यक्ष जो है वो राज्य का मुख्यमंत्री होगा और हमारे पास जो औद्योगिक मंत्री होंगे, निवेश बोर्ड में भी यही दो लोग हैं, ये एक्सपोर्ट बोर्ड में भी यही दो लोग हैं, हालांकि दोनों दो अलग अलग बोर्ड हैं, दो क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा और अन्य विभागीय सचिव भी होंगे, वो भी इसके अंदर मेंबर होंगे। ये भी उस बोर्ड की तरह साल में 2 बार यानी कि प्रति 6 महीने में बैठेगा। तो राज्य लेवल पे हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या किए, निर्यात संवर्धन बोर्ड राज्य लेवल पे हमने बना दिया। लेकिन राज्य लेवल पे निर्यात नहीं बढ़ाया जा सकता, आपको उसके लिए थोड़ा ग्राउंड रूट लेवल पे जाना पड़ेगा। तो अब हमको ज्यादा विकेंद्रीकृत इकाइयों में हमको निर्यात को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। नेशनल लेवल पे देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला स्कीम, उसी तरीके से एकदम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सपोर्टेशन की स्कीम है। यानी आप ऊपर से बैठ करके भारत का निर्यात नहीं बैठा पाएंगे, आपको ग्रास रूट लेवल पे होना होगा कि लोग उस स्टैंडर्ड से प्रोड्यूस करें, लोग को समझ में आए कि निर्यात की क्षमता है, प्रॉपर कनेक्शन चैनल में बन जाए हमारे पास, उसके लिए ये ट्रांसपोर्टेशन रूट स्टैब्लिश हो जाए, ये सभी चीज हो जाए। तो इसके लिए राज्य लेवल पे एक है, निवेश में राज्य लेवल पे है और दिल्ली में एक है, यहाँ एक्सपोर्ट के लिए राज्य लेवल पे है, और आइए उसके बाद फिर एक डिविजनल लेवल पे भी है, उसको हम क्षेत्रीय एक्सपोर्ट प्रमोशन समिति कह रहे हैं, वो कमिटीज है। ये क्या होंगे, ये डिविजनल कमिश्नर, जो हमारे पास ये कमिश्नर्स होते हैं, आप प्रशासनिक ढांचा को समझ रहे हैं डिवीजन के, उनके अंदर में होगा, और इनकी जिम्मेवारी होगी अपने डिवीजन के अंदर से निर्यात को प्रोत्साहन करना कि विदेश में हम कैसे सामान भेजवा पाए। ये क्या करेंगे, इसके साथ में डिप्टी कमिश्नर भी हो जाएंगे, जो जिलाधिकारी है वो भी हो जाएगा, निर्यातक भी इसके साथ जुड़े होंगे, अगल बगल के लीड बैंक्स को भी आपने इसमें जोड़ा हुआ है। यानी कि आप एक डिसेंट्रलाइज प्रयास कर रहे हैं ये डिवीजन के लेवल पर एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए। इनका प्रति तिमाही बैठक होगा, और ये लोग जो है सो डिवीजन के लेवल पे हर तिमाही में ये विमर्श करेंगे कि कैसे हमारे डिवीजन का एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। उसके अलावा एक उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया इसी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, हाई पावर्ड कमिटी। ये हाई पावर्ड कमिटी असल में विकास आयुक्त के निर्देशन के अंदर में काम करेगा, और ये क्या करेगा, ये अलग अलग विभागों के माध्यम से निर्यात को प्रोत्साहित करने का काम करेगा। तो निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत क्रियान्वयन क्या क्या हुआ, राज्य स्तर पे निर्यात संवर्धन बोर्ड की स्थापना, नीचे डिवीजन लेवल पे हमारे पास ये समिति की स्थापना। कुछ अन्य प्रयास हमने किए हैं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, जो कि इसी नीति के अंतर्गत किए गए हैं। उसके अंदर हमने क्या किया है कि अगर आप आईटी, इलेक्ट्रॉनिक या हार्डवेयर की कंपनी है और हमारे राज्य के सेज के अंदर में काम कर रही हैं, तो आपको 10 साल तक इलेक्ट्रिकल चार्ज हम नहीं देंगे। सेज के अंदर में ऐसे भी हम लोग जो है वो एक्सपोर्ट ही करते हैं, सेज का महत्व ही एक्सपोर्ट के हिसाब से, और सेज में हम खास करके लाभ देते हैं, उनका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता है। दूसरा प्रयास सरकार ने क्या किया कि जो निर्यात आधारित इकाइयां हैं, मतलब वैसी इकाइयां जो कि हमारे राज्य में सामान बेचेंगी या भारत में सामान बेचेंगी, और वैसी इकाइयां जो कि विदेश में निर्यात पे केंद्रित करेंगी, तो आप निर्यात वाली इकाइयों को प्राथमिकता से भूमि आवंटित करेंगे। यानी कि अगर एक लोकल बेचने वाला इकाई खोलना चाह रहा है और एक निर्यात वाला इकाई खोलना चाह रहा है, तो हम पहले प्राथमिकता देंगे निर्यात वाले इकाई को, है ना। भूमि आवंटन में 6 आसान शुल्कों में ये भुगतान दे सकता है IADA के पास में। अगेन इसके बारे में आगे भी हमारी चर्चा है। अगला चीज, लोग क्या कहेंगे, कंपनी वाले क्या कहेंगे, ना आपके झारखंड में नहीं जाएंगे, काहे कि आपके यहाँ से फिर हमको कलकत्ता जाना पड़ेगा, तो उसके बजाय बंगाली में काहे नहीं बैठा ले। तो हम कहें कि नहीं, आप ऐसा कीजिए कि हमारे यहीं बैठाइए, यहाँ से कलकत्ता बंदरगाह का जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा वो हम देख लेंगे। तो मान के चलिए कि हम समुद्री हैं, वो पैसा हम देख लेंगे, आप यहाँ पे बैठाइए और निर्यात कीजिए। क्योंकि निर्यात करने वालों के लिए समुद्र का एक्सेस मायने रखता है, वो तो विदेश जाने वाला चीज है। और आप लोग इस बात पे थोड़ा सा कुछ उद्योग जो है संकुचित हो सकते हैं कि नहीं, आपका ट्रांसपोर्टेशन में किचकिच है, तो हम उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं कि नहीं भाई, हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम उठा लेंगे, है ना।
हालांकि सरकार ये जो ट्रांसपोर्टेशन का सब्सिडी उठाएगा वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं, बड़ी इकाइयों को सब्सिडाइज करने की जरूरत नहीं है, सब्सिडाइज तो छोटे वाली इकाइयों को करने की जरूरत है जिनकी आवश्यकता कम है। अगला चीज, निर्यात के दृष्टिकोण से आप भारतीय नजरिया जानते हैं कि अलग अलग देश अलग अलग नॉन टैरिफ बैरियर लगा के रखे हैं कि उनके यहाँ सामान जाएगा तो वो एक स्टैंडर्ड पे जाएगा, उसका सर्टिफिकेशन होना होगा, उसके लिए आपको ये डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। जैसे कि यूरोप में कोई भी सामान बिकेगा तो वो तभी बिकेगा जब वो सीई का सर्टिफिकेशन रखेगा। सीई कंफर्मिटी यूरोप का स्टैंडर्ड है। आप इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह के पीछे सीई लिखा हुआ सिंबल देख रहे होंगे, किसी भी सामान के पीछे सीई लिखा हुआ है, यानी कि यूरोप के मानक पे उसको तैयार किया गया है। इस पे नहीं तैयार करते तो यूरोप अपने यहाँ अलाउ नहीं करता। उसी तरीके का सर्टिफिकेशन का रिक्वायरमेंट कुछ कंट्रियां बोलती हैं कि पेटेंट होना चाहिए, कुछ को सील का सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। चाइना में अगर आपको सामान बेचना है तो चाइना कंपलसरी सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेट सीसीसी सर्टिफिकेट लेना होता है, तभी आप चाइना में दे पाइएगा। अगर हम राज्य में निर्यात केंद्रित इकाइयां बैठाना चाह रहे हैं तो उनको ये सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, और सरकार प्रोत्साहन क्या दे रही है कि आप जो सर्टिफिकेट लीजिएगा उसका खर्चा हम देख लेंगे। आप सर्टिफिकेट ले लीजिए, निर्यात कीजिए, उसका खर्चा हम देख लेंगे। सो ये सभी प्रयास किसके अंतर्गत, हमारे पास निर्यात के लिए। ब्रॉडर मीन्स में पूछा जाए तो हमारे राज्य की निर्यात क्षमता, निर्यात के लिए मौजूदा स्थिति, चुनौतियां, आगे का मार्ग क्या क्या कर सकते हैं, संस्थागत प्रयास, ये सभी चीजें गिनाई जा सकती है ना। ऑलराइट, अगले नीति के ऊपर आते हैं। वो है हमारा इंडस्ट्रियल पार्क नीति 2015। इंडस्ट्रियल पार्क नीति, इंडस्ट्रियल पार्क से आशय क्या है कि सरकार एक उद्योग के लिए अधोसंरचना निर्मित करके उनको बोल दे कि आइए सामान रेडी है, कल से दुकान चालू कीजिए, आप 10 आदमी को लेके आइए और काम शुरू कीजिए। इनको पार्क्स कहे जाते हैं। कई तरीके के पार्क, सॉफ्टवेयर पार्क, आईटी पार्क, और हमारे पास प्लास्टिक पार्क, फूड पार्क। ये असल में ट्रेडिशनल पार्क नहीं है, ये बिल्डिंग्स हैं जिसमें उस क्षेत्र के इंडस्ट्रीज को हमने किराए पे जगह दे के रखा हुआ है। वो क्यों आएंगे, क्योंकि अपने से कहीं बैठाते तो 75 इंतजाम करना रहता। आप यहाँ पे बना बनाया आपको मिल गया है, आइए बैठिए और काम चालू कीजिए, है ना। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए हमको ऐसे औद्योगिक पार्क बैठाने की जरूरत है, और उसके लिए हम ओरिजिनल में 2015 में लाए थे। अभी जो सबसे नया है वो 15 वाला 20 में जाकर के एक्सपायर कर गया, और अभी के समय हम नई नीति इसका लेके चल रहे हैं, वो है हमारी 2022 की। हमने नीति में क्या बदला है कि पुराना वाला झारखंड औद्योगिक पार्क नीति था, आप इसमें औद्योगिक पार्क के साथ में लॉजिस्टिक्स भी लगा दे रहे हैं। लॉजिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। आप भेजेंगे कैसे, तो वो जो ई कार्ट, फ्लिपकार्ट का लॉजिस्टिक आर्म है, मतलब वो आपूर्ति का है कि वो कैसे सामान जाने वाला है। यानी हमारी इस नीति में परिवर्तन क्या हुआ है, सिर्फ औद्योगिक पार्क नहीं, लॉजिस्टिक पार्क भी। अब बताइए लॉजिस्टिक पार्क कैसे दिखेंगे, कंटेनर डिपो के रूप में दिखेंगे कि आप सामान कैसे वहां पे एक जगह पे आएगा, कैसे उस एक जगह से सेंट्रल हम सामान बाहर निकालेंगे। नीति में ये परिवर्तन हुआ। अब औद्योगिक पार्क को लेकर के चुनौती ये होती है कि क्या राज्य में औद्योगिक पार्क स्थापित किए भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जमीन आवंटन करना होगा, आप एक अलग तरीके का लीज मॉडल करना पड़ेगा। झारखंड में भूमि के कानून है। आप क्या देखेंगे कि औद्योगिक पार्क को बैठाना हम एक आधुनिक नीतिगत एक उपकरण के रूप में देख रहे हैं, टूल के रूप में देख रहे हैं, लेकिन असल में इस तरीके की इकाइयां खुद सीएनटी एसपीटी जैसे कानून अपने अंदर इसके प्रावधान रखते हैं। आप छोटा नागपुर इलाके में जाइएगा तो सीएनटी कानून भूमि का लागू होता है। सीएनटी कानून के धारा 49 को देखिएगा तो इसके अंदर अलाउ किया हुआ है कि संयुक्त रूप से निजी या लोक क्षेत्र के औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। यानी औद्योगिक पार्क स्थापित करने में हमारे राज्य में भूमि संबंधी कोई बाधा नहीं है। संथाल एरिया में जाइएगा तो वहां पे एसपीटी लागू होता है। सिमिलरली एसपीटी का धारा 53 देखिएगा तो उसके अंदर में भी निजी, संयुक्त और लोक क्षेत्र के जो है औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा सकते हैं। वो एक्ट जो है वो ऑलरेडी अलाउ करते हैं।
राज्य सरकार क्या करेगा, 50 एकड़ के क्षेत्र में, न्यूनतम 50 एकड़ के क्षेत्र में वो, और औद्योगिक पार्क अगर कहीं पे बैठाया जाएगा, कहीं पे हम सिस्टमेटिकली उद्योग को बैठा रहे हैं तो एक दो उद्योग को नहीं बैठाएंगे ना, हम तो चाहेंगे कि एक बड़े क्लस्टर में डेवलपमेंट हो। तो राज्य सरकार क्या उद्देश्य रखता है कि हम 50 एकड़ के इलाके में हम औद्योगिक पार्क बैठाएंगे, जिसमें कम से कम न्यूनतम 15 औद्योगिक इकाइयां जो हैं वो मौजूद हो। औद्योगिक पार्क स्थापना में हम विशेष करके किन किन क्षेत्र को टारगेट करेंगे? आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क। आईटी इंडस्ट्री पे हमारी कल जो है वो बृहद चर्चा होगी। आईटी बीपीएम, अब इसी डिस्कशन में नेक्स्ट दिन हम लोग आईटी बीपीएम में देखेंगे इस सेक्टर के साथ बढ़िया क्या है। झारखंड राज्य में हम लोग कृषि के दौरान भूमि का चुनौती देखें, इनको कोई जगह से मतलब नहीं है। बंजर से बंजर जगह पर बैठा दीजिए, गर्म से गर्म जगह पे बैठा दीजिए, एसी चला दीजिए और इन लोग जो है सो टाइट हैं। इस इंडस्ट्री के लिए लोकेशन मायने ही नहीं रखता है राज्य में, जबकि हमारे पास भू संसाधन की चुनौती इतनी गंभीर है और कृषि के ऊपर और वन के ऊपर दबाव है, इन्वायरमेंटल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है। तो आईटी सेक्टर को क्यों प्रमोट करें? क्योंकि ये कहीं पे शहर में एक ही जगह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दीजिए और उसमें 5 कंपनियां काम करिए, इनका लोकेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो आईटी और सॉफ्टवेयर पार्क बैठाएंगे। दूसरा, बायोटेक और हर्बल पार्क्स बैठाएंगे, जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित। फूड पार्क बैठाएंगे। फूड पार्क करने का मतलब समझिएगा खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ा हुआ चीज है ना, फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़ा हुआ चीज है। उसके बाद ऑटोमोबाइल पार्क बैठाएंगे, ये तो हमारे पास पहले से आदित्यपुर वाले इलाके में लंबा चौड़ा बैठा पड़ा हुआ है। उसके अलावा केमिकल और फार्मास्यूटिकल का पार्क बैठाएंगे। फिर हम वस्त्र और उसके साथ में जो हमारे पास अपैरल आते हैं, पर्स और ये कैप वगैरह, वो सभी, और साथ में हमारे बहुमूल्य पत्थर और ज्वेलरी, इनके लिए पार्क बैठाएंगे। ये जो नई नीति अभी के समय जो हम जिस औद्योगिक पार्क नीति के अंतर्गत हैं वो 2022 की है, और ये 2022 की नीति 3 लक्ष्य रखता है। क्या लक्ष्य रखता है? पहला, सतत विकास के दृष्टिकोण से एक अधोसंरचना का विकास, हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बैठाएं जो कि सिर्फ आज की आवश्यकता को नहीं देखता हो, लॉन्ग टर्म आवश्यकता को पूरी करे। दूसरा, मौजूदा अधोसंरचना में सुधार, आप जो मौजूदा चीज है उसको बेटर करेंगे। और तीसरा, भंडारण क्षमता का विकास, हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी ज्यादा होना चाहिए, किसके लिए? प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी और द्वितीय विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी। तो हम ये 3 उद्देश्य के साथ नई औद्योगिक नीति, नई लॉजिस्टिक और औद्योगिक पार्क नीति अभी के समय चला रहे हैं। आज के दिन में आखिरी औद्योगिक नीति जिसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे वो है झारखंड का सौर ऊर्जा नीति। देखिए, कई टुकड़े में इसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। हम लोग जब झारखंड के विद्युत उत्पादन को देख रहे थे तो हम देखे कि झारखंड में कोई जो सबसे बढ़िया सस्टेनेबल और रिन्यूएबल एनर्जी हो सकता है वो सूरज ही हो सकता है। कारण ये है कि झारखंड को साल भर में 300 दिन का हाई क्वालिटी धूप मिलता है। इसके पीछे इसकी अक्षांशीय स्थिति जिम्मेवार है, कर्क रेखा बीच से गुजर रहा है, इसके पीछे इसका एलिवेशन जिम्मेवार है, ये जो पठारी क्षेत्र है। यानी कि सभी, नदी में जाइए तो बिहार और बंगाल को देखिए तो उनके पास ऊपर हिमालय से आने वाली तेज गति वाली नदियां हैं, उनके पास जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल है उसका मौसमी नदी रखने वाले झारखंड आप तुलना नहीं कर सकते। हिमाचल प्रदेश जितना प्रोड्यूस कर पाएगा हाइड्रो, हमारे पास असम अरुणाचल जितना प्रोड्यूस कर पाएगा हाइड्रो, आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां की नदियां तेज गति की हैं, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, वो पेरेनियल है, बर्फ के स्रोत से आ रही है। आपके पास नदियां तो हैं लेकिन मौसमी नदियां हैं और इसमें काइनेटिक एनर्जी सीमित है। आप इस सीमित मात्रा में ही आप टरबाइन लगा के घुमा सकते हैं। एक नदी पे आप इनफाइनाइट लगा दीजिएगा तो जल का बहाव रुक जाना है, आपके पास उतना पानी ही नहीं है। यानी जल विद्युत हमारे राज्य के लिए उतना उपयुक्त नहीं है। हालांकि जल प्रबंधन जरूरी है क्योंकि हमारे राज्य में जल सट से निकल जाएगा और नीचे सेल है तो नीचे ग्राउंड वाटर नहीं है। अगर झारखंड राज्य में आप जल प्रबंधन नहीं करेंगे तो आपके 3 महीने में आपके साल भर के रेनफॉल का 80% गिर जाना है, बाकी के 9 महीने में 20% गिरना है। अगर आपका सैलरी ऐसे आता हो कि 3 महीने में साल भर का 80% सैलरी और बाकी के 9 महीने में 20%, तो अगर आप मैनेज नहीं कीजिएगा, और मैनेज करने का मतलब जब ज्यादा है
तो कम खर्च करेंगे, ताकि जब कम होगा तो ज्यादा खर्च कर पाए। तो आप वाटर मैनेजमेंट झारखंड के लिए बड़ी चुनौती थी। साइड इफेक्ट में हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस होते देखे, वो साइड इफेक्ट था। अगर स्केलेबिलिटी के आधार पर देखेंगे तो झारखंड के लिए जितना औद्योगिक राज्य को ऊर्जा चाहिए हाइड्रो नहीं दे सकता है। झारखंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो नवकरणीय ऊर्जा होगी वो सौर ऊर्जा होगी, है ना। सोलर ये 300 दिन का हाई क्वालिटी धूप। अब भारत में सौर ऊर्जा की स्थिति क्या है? देखिए, जहां वैश्विक दृष्टिकोण में आप देखेंगे तो अमेरिका वाले जैसे कई देश हैं वो सोलर को दबा रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ पे तेल कंपनियां डीप पॉकेट हैं जो कि राजनीति को प्रभावित करती हैं। अमेरिका वगैरह में सोलर को दबाया जा रहा है। दुनिया में दूसरे तरफ सोलर पीक पे अभी चलने वाला है, मतलब एक सनराइज सेक्टर है। चाइना वाला इसमें आगे बढ़ रहा है, वो सोलर प्लेट बड़े बड़े बना रहा है। भविष्य की बात करें तो पूरे दुनिया में सोलर सेक्टर का डिमांड बढ़ने वाला है। हम भारत इस बड़े दौड़ में पीछे नहीं रहना चाहते। तो एक ग्लोबल सोलर रेस में, और भारत को वो जो सोलर अलायंस बैठाते हुए या राजनीतिक गठबंधन बैठाते हुए काहे देखिए, काहे कि एक इमर्जिंग इकोनॉमिक सेक्टर में हम अर्ली से ही अपना पोजीशन बैठाना चाह रहे हैं ना। हालांकि सोलर सेक्टर में इंडिया के साथ चुनौती क्या है, हम ये देख रहे हैं कि नया उभरता हुआ क्षेत्र है। कल के पूरा अफ्रीका डिमांड करेगा, सेंट्रल एशिया डिमांड करेगा। आज के समय जो यूरो अमेरिका इसको दबा के रखा है, हम उनसे सस्ता बना सकते हैं, कल वो भी हमसे खरीद सकते हैं, यानी संभावना है। भारत लेवल पे हम सोलर उद्योग को के साथ क्या दिक्कत पाते हैं कि हम भारत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो है वो हम घरेलू सोलर प्लेट की इंडस्ट्री को पनपने दें, जो कि सोलर प्लेट्स बनाए और ये बनाए, इक्विपमेंट बनाए। लेकिन दिक्कत क्या है कि ये चाइना वाले और कई इंटरनेशनल वाले हैं, वो हमारे घरेलू वाले से सस्ता भी बनाते हैं, हमारे घरेलू वाले से बढ़िया भी बनाते हैं। वो खुद अगर उनको भारतीय बाजार में आने दें तो हमारे देसी मैन्युफैक्चरर इन चाइनीज वाले सोलर पैलेट से नहीं लड़ पाएंगे। हम नेशनल लेवल पे नीति क्या देखे थे कि हमने राष्ट्रीय लेवल पे एक थोड़ा सा ब्लॉक करके रखा हुआ है। हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं कि नहीं, बाहर से कोई सोलर प्लेट आएगा तो उस पर इतना हम ड्यूटी बढ़ा देंगे, उसको महंगा कर देंगे। WTO में इस मामले में हमारे अगेंस्ट में मुकदमा भी चल रहा है कि इन लोग जो है वो वैश्विक व्यापार को बाधित कर रहा है, बाहर वालों को डोमेस्टिक में नहीं आने दे रहा है। लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि जब तक उधर मुकदमा चलते रहे तब तक घरेलू जो सोलर इंडस्ट्री है वो डेवलप करके एक लेवल पे आ जाए, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा रखें। अभी के समय इंटरनेशनल मार्केट को खोल देंगे तो इन लोग खड़े भी नहीं हो पाएंगे, उससे पहले पीट दिए जाएंगे, है ना। इंडिया में वो सीन है। हमारे झारखंड को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है। हमारे राज्य के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, हिमाचल से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, पहाड़ी राज्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक तो कर्क रेखा, दूसरा उच्चावच, मिला जुला करके साल में 300 दिन का हाई क्वालिटी धूप। नो डाउट कि राज्य में सबसे ज्यादा जो हम नवकरणीय ऊर्जा उत्पादित कर रहे हैं या उत्पादन करने की क्षमता रखते हैं वो सौर ऊर्जा से ही है, हाइड्रो से नहीं है। इसके बढ़ावा के लिए और सौर ऊर्जा नहीं, हम सौर उद्योग को भी इसमें जोड़ करके चले। सौर उद्योग कैसा दिखता है, सोलर प्लेट बना रहे हैं, कैपेसिटर्स बना रहे हैं, इस तरीके के इक्विपमेंट बना रहे हैं। झारखंड की क्षमता देखेंगे तो हमारे पास लगभग 5 किलोवाट प्रतिदिन सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जो कि अभी के समय हम वो नहीं पा रहे हैं ना, हम उस एफिशिएंसी लेवल पे काम नहीं कर पा रहे हैं। लीजिए, नीति उसी के लिए आई है। नीति का उद्देश्य क्या है, राज्य में सौर ऊर्जा की स्थिति को ठीक करना। नीति में हमने लक्ष्य क्या रखा, हम क्या करेंगे। पहला बात, राज्य में एक स्थिर और पॉल्यूशन मुक्त ऊर्जा का विकास करेंगे। तो सोलर ऊर्जा को जब हम विकसित कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम एक प्रदूषण मुक्त ऊर्जा के स्रोत को विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा चीज, निजी क्षेत्र के सहयोग से, नीति देखिए पुरानी है, इस चलते लक्ष्य 2020 का ही था, भले आज के आपके लिए बीत गया है, आगे हम लोग देखेंगे इसका अपडेटेड एडिशन भी आ गया है। तो 2020 तक 2650 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य रखा था। आप पावर सेक्टर झारखंड का एनालाइज करके देख चुके हैं, कहाँ हम लोग कहाँ डबल डिजिट में रखे हैं, लक्ष्य जो है सो 4 डिजिट में लिख रहे हैं। होने वाला नहीं है, लेकिन आप फ्रिक्वेंटली देखेंगे कि नीतियों में कभी कभार हम लोग इस तरीके के उटपटांग लक्ष्य रख देते हैं जो कि प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आइदर वे आगे बढ़ते हैं। राज्य में हम
हमको और क्या करना है, हमारे पास सोलर ऊर्जा परियोजना के लिए फेवरेबल एटमॉस्फेयर बनाना है। अगर कल के गए आप देखेंगे कि सरकार ने एक योजना लाई है कि रूफटॉप सोलर योजना, यानी कि आप घर के ऊपर अगर आप रूफटॉप लगा रहे हैं तो सरकार उसके व्यय का कुछ भाग उठाएगा। तो आप क्या बोलेंगे कि ये किसके अंतर्गत किया जा रहा है? सौर ऊर्जा नीति के अंतर्गत किया जा रहा है। नीति बड़ा सरकार का गाइडलाइन है, बड़ा सरकार का उद्देश्य है, क्रियान्वयन उसके नीचे होते हैं। झारखंड में नवकरणीय ऊर्जा से रिलेटेड कुछ और संस्थाओं के ऊपर बात हो जाए। विद्युत के दौरान तो एक राउंड देखे ही थे। हमारे राज्य के निर्माण के साथ ही जो विद्युत की संस्था बैठी, झारखंड स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन JSERC, अगस्त 2002 में बैठी गई थी। ये भी अपने अंदर में नवकरणीय ऊर्जा विकास का तत्व रखता है। लेकिन जो शीर्ष संस्था है जो कि हमारे राज्य में नवकरणीय ऊर्जा के ऊपर केंद्रित है, वो है जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हमारे राज्य में नवकरणीय ऊर्जा, सोलर ऊर्जा के विकास के लिए जो सबसे शीर्ष संस्था, जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था पाएंगे वो जरेडा है। इसकी स्थापना भी 2001 में राज्य निर्माण के बाद ही हो गई। सौर ऊर्जा के विकास के लिए भी यही काम कर रहा है। इनफैक्ट सारे नवकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए यही काम कर रहा है। अगला ये 2018 में सरकार ने एक छोटी सी इस नीति के अंतर्गत एक और उपनीति भी अपनाई थी, वो रूफटॉप सोलर नीति। सोलर सेक्टर के साथ हम दिक्कत क्या पाए थे, एक तो कि अनरिलायबल है, वो मौसम खराब हो गया तब नहीं काम करेगा, दिन के समय करेगा, रात में नहीं काम करेगा, साल भर में वेरियस काम करेगा, इरिलायबल नहीं है, डिपेंडेबल नहीं है। दूसरा, सोलर एनर्जी के साथ हम दिक्कत क्या पाए थे कि ये जमीन बड़ा ऑक्युपाई करता है, और कहीं पे भी आप सूरज का धूप ऊपर में छेक लिए तो मतलब नीचे एग्रीकल्चर और एटलीस्ट वन की ये वाला काम तो होना नहीं है। आप जहां ताप संयंत्र बैठाएंगे तो छोटे इलाके में बैठाएंगे, जितना एक छोटा सा बिल्डिंग के अंदर में ताप संयंत्र चला करके आप उत्पादित कर देते, सौर ऊर्जा का अगर उतना प्लांट बैठाना है तो आपको बड़ा इलाका बैठाना पड़ेगा। यूजुअली सौर ऊर्जा के जो प्लांट बैठाए जाते हैं वो दो रूप में बैठाए जाते हैं। एक तो कि फार्म्स बैठाए जाते हैं, यानी कि आप बड़े बड़े इलाके में जो है सो लंबा चौड़ा पैनल लगा के रखे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, नीचे खेती होती नहीं होना है। सूरज का धूप छेक लीजिएगा तो नीचे वनस्पति नहीं होना है। दूसरा हमने तरीका क्या अपना निकाला था कि अगर बड़े बड़े ही बनाने हैं तो एक काम कर सकते हैं कि वैसे जगह लगा दें जहां नीचे धूप से कोई मतलब नहीं है। जैसे कहीं पे नहर वगैरह है तो आपके पास ऐसी दिक्कत है कि नहर में धूप पड़ेगा तो पानी उड़ जाने वाला है, नहरों के ऊपर आप छज्जा लगा दीजिए। यानी कि हमको जगह बचा करके सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। एक और चीज हम क्या देखते हैं कि दूसरा तरीका हमने क्या माना कि जमीन तो मान लीजिए कीमती है, खेती होता है, पानी में काहे नहीं प्लेट लगा दीजिए, पानी में कम असर पड़ेगा। तो आप फ्लोटिंग सोलर पार्क भी बैठते हुए देखे थे कि हम पानी के ऊपर लगा रहे हैं। सारा मामला क्या है, कहीं पे भी सोलर पार्क बड़े स्केल का हम लगाएंगे तो वो उस इलाके के एग्रो एक्टिविटी को प्रभावित करना है, बड़ा क्षेत्र प्रभावित करेगा। इसका एक थर्ड विकल्प भी है जो कि असल में केंद्रीकृत विकल्प नहीं, विकेंद्रीकृत विकल्प है। वो क्या है, एक बड़ा फार्म बनाने के बजाय आप क्यों ना ऐसा करें कि सबके घर पे छोटा छोटा लगवा दीजिए। यानी कि पूरे डाल्टनगंज के छत पे अगर हम छोटा छोटा लगवा दें तो एक बड़ा फार्म जो कि इतना जगह लेता, बर्बाद करता, उससे ये उतना ही काम कर देगा, और ये छत पे ऐसे भी लोगों को जरूरत नहीं है। हमने इलेक्ट्रिसिटी में भी दो मॉडल के सोलर इंटीग्रेशन लेके आए हैं। एक सोलर इंटीग्रेशन होता है ऑफ ग्रिड और एक सोलर इंटीग्रेशन होता है ऑन ग्रिड। ऑफ ग्रिड कहने का मतलब क्या हुआ कि बिजली के ग्रिड से आप डिस्कनेक्टेड हैं, यानी कि आप सोलर प्रोड्यूस कर रहे हैं, पावर को स्टोर कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ऑन ग्रिड उससे बढ़िया व्यवस्था है और बल्कि होशियारी की व्यवस्था है, और भारत में जो विद्युत का संकट हम देख रहे हैं ये उसको सॉल्व करने की क्षमता रखता है। ऑन ग्रिड व्यवस्था कैसा दिखेगा कि आपके छत के ऊपर में सोलर प्लेट लगा है, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बिजली का कनेक्शन आया है, आपका मीटर ये वाला मीटर नहीं है, एक स्मार्ट मीटर है। ये मीटर क्या करता है, आपके घर से एनर्जी बाहर भी जाएगा, यानी कि जो सप्लायर है वो आपसे खरीद भी सकता है और आप बाहर से भी ले सकते हैं। स्मार्ट मीटर दोनों तरफ की आवाजाही को देखेगा।
तो एक घर जब अपनी ऊर्जा से खुद चल रहा है तो वो बिजली विभाग से कम खरीद रहा है, उसके अलावा कभी अपनी ऊर्जा से ज्यादा उत्पादित करेगा तो ये बिजली विभाग को बेच देगा, बिजली विभाग उसको बिल में एडजस्टमेंट कर देता है। हमारे झारखंड में इसको बड़े पैमाने पर हम प्रभावित कर रहे हैं। हमारे कुछ मित्र तरहसी के कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, उन्होंने इस तरीके का सिस्टम लगाया है। ऑन ग्रिड कहने का मतलब यही होता है, आप डिसेंट्रलाइज प्रोड्यूस करेंगे, अपने तो यूज करेंगे, बिजली कंपनी भी आपसे खरीद लेगा, है ना। तो ये रूफटॉप सोलर नीति असल में इसी सेकंड उद्देश्य से आया था कि आप जो है सो रूफ के ऊपर में डिसेंट्रलाइज लगाएंगे। 2018 में आया था। सरकार ने इसको केवल कहने की कथनी की बात नहीं है, करनी में करके दिखाना पड़ेगा। तो सरकार क्या करता है कि हमारे जो दोनों सचिवालय हैं रांची में, पुलिस मुख्यालय है, हमारे राज्य के 13 जेल और 7 सिविल कोर्ट, इन सब को हम इसी नीति अंतर्गत सोलर रूफटॉप से चला रहे हैं। गौर कीजिए कि सिनेमा नीति में भी हम तत्व देखे थे कि आप अगर सोलर से कर रहे हैं तो आपको फिर बेनिफिट मिलेगा, है ना। उसके अलावा हमारे राज्य में 35 कल्याण हॉस्टल जो कि आदिवासी बच्चों के लिए बने हुए हैं, उनमें भी पावर करने के लिए आप जो है सो सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये है झारखंड की रूफटॉप नीति। रूफटॉप क्यों अपनाएं, बड़े हम फार्म पे क्यों नहीं जाएं, क्योंकि ये ज्यादा दक्ष तरीका है, ज्यादा एफिशिएंट तरीका है ना। मौजूदा स्थिति क्या है, बड़ी बदतर स्थिति है, जहां एक तरफ हमारी क्षमता, जहां एक तरफ पूरे भारत का सौर ऊर्जा उत्पादन 4096 मेगावाट का देखने को मिलेगा, वहीं झारखंड में आइए तो हम महज 16 मेगावाट ही जो है वो इससे कर रहे हैं। आप रूफटॉप वालों को तो अभी हम गिन नहीं पा रहे हैं, सभी ऑन ग्रिड भी नहीं है। सरकार की तरफ से और नीतिगत प्रयास और सरकार की तरफ से और प्रयास की आवश्यकता है। लेकिन कुछ बड़े बड़े झारखंड में जो प्लांट्स हैं उनके बारे में देखते चलिए। हमारे पास 2 मेगावाट के 7 सोलर प्लांट देवघर में बैठाए हुए हैं। सोलर एनर्जी के अंदर में भी आपके पास लिस्ट पड़ा है, तो पिछला रिवीजन जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का था उसको एक बार पलट लीजिएगा कि हमारे पास सोलर पार्क और 2 जो 600 और 100 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पार्क, वो इसी के साथ जुड़ेंगे, है ना। सरायकेला खरसावा में है, ये स्थिति है। नवकरणीय ऊर्जा में राज्य आगे काम कर सकता है। इस नीति के अंतर्गत कुछ प्रयास की बात करें, एक सूर्य मित्र योजना लेकर के आए हुए थे और एक वरुण मित्र योजना लेकर के आए हुए थे। सरकार यही सोलर को प्रोत्साहित देने के लिए सूर्य मित्र योजना जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा लिया गया था। ये कौशल विकास की योजना है, यानी आप युवा को ट्रेनिंग देंगे, और ट्रेनिंग किस में देंगे, ताकि ये कल के डेवलप होने वाले सोलर सेक्टर के लिए काम करे। वो फैब्रिकेशन के यूनिट में काम कर ले, सोलर प्लेट बनाने का स्किल हो जाए, तो वो उसके लिए कौशल प्रदान करेंगे। इसके लिए नोडल एजेंसी राष्ट्रीय सोलर एनर्जी संस्थान है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सोलर एनर्जी है, यानी कि ये कौशल प्रशिक्षण राष्ट्रीय स्तर पे किया जा रहा है सौर ऊर्जा के बढ़ावा के लिए। एक दूसरी योजना भी थी हमारे पास सौर ऊर्जा के लिए, वो वरुण मित्र था। वरुण जल के देवता हैं, समझ रहे हैं, तो सोलर का जल से क्या लेना देना है, तो सोलर पंप में, यानी कि हम झारखंड में ऐसे भी भूजल एक्सट्रैक्शन और इरिगेशन में देखे थे कि कुआं और बोरवेल 8% जो है दे रहा है, कुआं 37% दे रहा है। तो आप सोलर एनर्जी और माइंडेड की एनर्जी कंजम्पशन में हम देखें कि हमको ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र में एनर्जी को सब्सिडाइज करना पड़ता है वहां पे इरिगेशन के लिए, आप जो सिंचाई के लिए, तो सब्सिडी का भी पैसा लग रहा है, लोक वित्त का भी मामला है, सब कुछ मिला जुला करके सोलर भी करना चाहते हैं तो दोनों को साथ मिला लीजिए, है ना। तो वरुण मित्र योजना ये भी उसी मंत्रालय के द्वारा हो रहा था, ये भी कौशल प्रशिक्षण की योजना है। इसमें आप क्या करेंगे, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के लिए ट्रेन कर रहे हैं, है ना, लोगों को, कि आप कहीं पे वाटर एक्सट्रैक्शन करना हो तो सोलर पे करेंगे। इसका नवीन संस्करण जो अभी के समय हमारे पास प्रभावी है वो है झारखंड सोलर ऊर्जा नीति 2022। इस नीति पे चर्चा करें कि 2022 में खड़े होकर के हम क्या देख रहे हैं। पहला बात, डिस्कॉम से आपका परिचय है। ये क्या है, बिजली वितरण कंपनियां हैं। ये उत्पादक कंपनियों से खरीदती हैं और शहरों में कंज्यूमर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। जेबीवीएनएल एक डिस्कॉम है, वितरण कंपनी है।
वितरण कंपनियां जितनी विद्युत खरीद रही हैं उनमें ठीक है थर्मल से ज्यादा खरीदें, ठीक है न्यूक्लियर से खरीदें, लेकिन नई नीति में हमने लक्ष्य ये रखा है कि ये कंपनियां जितनी ऊर्जा खरीदेंगी उनका कम से कम 12.5% जो है वो सौर ऊर्जा से ये लेकर के आए। ये हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन करने का कोशिश कर रहे हैं कुल ऊर्जा को, तो जहां इसका शेयर बढ़ेगा तो ये ग्रीन ज्यादा होगा। उसके बाद 2027 तक 4000 मेगावाट के सौर क्षमता का विकास। अगला निजी क्षेत्र के सहभागिता से आप जो है निजी क्षेत्र को सौर ऊर्जा के विकास में लगाएंगे। अगली बात, हमारे पास सोलर गांव, सोलर शहर, सोलर जिले स्थापित करेंगे। कहने का मतलब है ये इंडिविजुअल सोलर यूनिट नहीं है, ये कम्युनिटी सोलर यूनिट है, सामुदायिक सोलर इकाई है। सोचिए कि पूरे गांव के लेवल का एक सोलर इकाई है जो कि गांव का स्ट्रीट लाइट देख रहा है, गांव के 10 घरों में विद्युत आपूर्ति भी कर रहा है। सामुदायिक प्रयास। सोलर को 3 मॉडल में, एक सेंट्रलाइज बड़े पार्क बैठा करके, दूसरा एकदम डिसेंट्रलाइज रूफटॉप पे, और तीसरा भी हो सकता है वो है सामुदायिक लेवल पे, एक समुदाय के लेवल पे हम बात करेंगे, है ना। अगला नीति का उद्देश्य क्या था कि राज्य की ऊर्जा भंडारण क्षमता को वृद्धि करना है। सोलर के साथ दिक्कत वही है, हमको बिजली ऐसा चीज है कि जिसको हम रख नहीं सकते हैं, बिजली ऐसा चीज है कि प्रोड्यूस कीजिए और खाइए, क्योंकि वो गतिमान चीज है। स्टोर करने के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया होना चाहिए, और हमारे पास बैटरी टेक्नोलॉजी, हम पूरे इंसान अभी बहुत पीछे चल रहे हैं। हम कंप्यूटर वगैरह में टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन आज भी जो लिथियम आयन और ये जो हमारी जो मौजूदा बैटरी टेक्नोलॉजी है, ये पुरानी टेक्नोलॉजी है। हमारे पास उस कैपेसिटी की भंडारण क्षमता नहीं है जितना हम उत्पादित कर सकते हैं। हालांकि आप राज्य में भंडारण क्षमता का विकास करेंगे, नीति का ये उद्देश्य है। नीति में अगली बात क्या है, सुदूर क्षेत्रों के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी जो दूर के गांव हैं। हम लोग समस्या समझते हैं सुदूर गांव में जो है सो विद्युत आपूर्ति असल में इकोनॉमिक समस्या है। शहर के बगल में ग्रिड बैठाया जा सकता है क्योंकि शहर में 2000 कस्टमर हैं, गांव में 2 कस्टमर के लिए इतना दूर लाइन खींच करके ग्रिड बैठाइएगा, वो इकोनॉमिक सेंस नहीं रखेगा। और शहर से अगर सुदूर है तो शहर से आप कंज्यूमर ग्रेड का लाइन भी नहीं खींच सकते हैं क्योंकि T&D लॉस हो जाएगा। लास्ट बात, हम सोलर की जब बढ़ावे पे काम कर रहे हैं तो लैंगिक समानता के तत्व को भी आप रख लें। सोलर क्षेत्र में रोजगार की बात हो या प्रशिक्षण की बात हो, इसमें महिलाओं और पुरुषों के लैंगिक समानता का हम विशेष ध्यान रखेंगे। ये भी हमारी सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंदर है ना। इसी के साथ आज के औद्योगिक नीति वाले डिस्कशन को हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। हमारे पास उद्योगों से लेकर के और कई उद्योगों को लेकर के उप नीतियां हैं। हम लोग समझते चलते हैं क्योंकि इकोनॉमिक्स में अगर हमको एक उद्योग के बारे में 4 बात बोलना पड़े तो हमारे पास बोलने की क्षमता रहे, हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात कर पाए। बाकी पीटी के लिए जो डाटा याद करने की जरूरत है कि ये नीति कब आई, इस नीति के अंदर में क्या तत्व था, कितना रिबेट दे रहे हैं, पीटी वाला तो इस तरीके के चिल्लर सवाल तो पूछेगा ही पूछेगा, उसके लिए तो तैयार होइए ही। बाकी फिर हम लोग मेंस में झारखंड फिर नहीं देखने जा रहे हैं। अभी के जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं जिनको मेंस के दौरान भी जरूरत पड़ेगी उनको यही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्राथमिकता जो है वो ज्यादा जीएस के ऊपर रहेगी। 800 नंबर हमारा उधर जीएस के अंदर में दिखना पड़ा।